आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है इस इंडस्ट्री में जो आपको लगता है दैट हैज़ वर्कड फॉर यू? नंबर वन तो अगर पाई का साइज छोटा है और सभी उसी जगह जाएंगे तो फिर मार्केट सेचुरेट होती हुई नजर आएगी। भाई आप दरिया पे होटल बना के बैठे हुए सवाद में और सैलाब आता है और आपका होटल बह जाता है, आप फ्लड जोन के अंदर अंदर और ऊपर उल्टा दरिया पे है और आप कह रहे हैं यार अल्लाह ने मेरे साथ बुरा कर, अल्लाह ने नहीं किया। बहुत दफा हम ना अल्लाह को ब्लेम कर देते हैं, किस्मत को ब्लेम कर देते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट ही नहीं डालते। मुझे उस शहर की तामीर का सौदा है जहाँ लोग चुन देते हैं मेमार को दीवार के साथ। हर मेंटोर की एक प्राइस होती है, जरूरी नहीं है वो फीस हो, वो पैसे हो, थोड़ी खिदमत कर लें आप उनके साथ, एडवांटेज यानी टाइम निकालने का मौका ढूंढे ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस दौर में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, पूरी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है उस पर। 19 साल का बच्चा कह रहा है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। जब हम क्रिकेट गली में खेलते थे ना, बड़ा मजा आता है, प्रोफेशनल स्पोर्ट खेली ना, तो जब आप पैशन से प्रोफेशन निकालते हैं तो वो फैंसी वर्ड तो बहुत है कि भाई मेरा दिल चाहता है, लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनली करते हैं इट्स अ टफ थिंग। तो पैसे कमाना मसला नहीं है, लेकिन पैसे को मकसद बनाना ये मसला है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आपके 500 कॉन्टेक्ट्स भी है ना, आपको इनिशियल सेल्स बहुत आराम से मिल जाएगी। तो ये काम आप मुफ्त में क्यों करेंगे? ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले बेचे नहीं। जैसे सैद गॉर्डन ये भी कहते हैं ना, फाइंड द राइट कस्टमर एंड देन डेवलप प्रोडक्ट फॉर दैट। मैं आर्टिफिशियली घर पे ये सब क्रिएट नहीं कर सकता। मसला सारा ये, हमें एक्चुअली चाहिए बरकत, हमें चाहिए बहुत सारा पैसा, हमें चाहिए बहुत सारी वेल्थ। तो आप हैं 313, सामने से आ रहे हैं 1000। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है, सीरा को इस एस्पेक्ट से पढ़ें। आलम में फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब औलाद नहीं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये जो टॉपिक है ये बहुत फेवरेट है मेरा और मेरे दिल के करीब इसलिए है कि 9 to 5 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग वगैरह काफ़ी चीज़ों से मेरा ताल्लुक़ रहा है पिछले तकरीबन 15-20 साल से। और मैंने जब भी देखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लोगों को मैसिव होते हुए देखा है, लोगों को आगे जाते हुए देखा है और इस इंडस्ट्री को फलते फूलते देखा है। ठीक है, खैर अब तो ये इंडस्ट्री ऐसी हो गई है कि लोग इससे इतना कमा रहे हैं सिर्फ ये बता के कि आप जैसे ऑनलाइन कमाने कितना कमाएं, तो उससे इतना कमा रहे जितना लोग वैसे नहीं कमा रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि यू आर एक्चुअली हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह एंड बिग बिजनेसेस। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी और मैसिव इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, कामरान रिजवी का नाम आता है जहन में, शीरीन नकवी का जहन में नाम आता है, उमैर जालियावाला का आता है, तो और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये बहुत गिने चुने बड़े नाम हैं जो बहुत पहले से हम 10-15 साल से इनको देख रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता और ये आइसबर्ग बड़ा ही होता गया। तो मुझे ये बताएं कि आपका एडवांटेज, बल्कि मैं पूछूंगा अनफेयर एडवांटेज क्या है इस इंडस्ट्री में जो आपको लगता है दैट हैज़ वर्कड फॉर यू एंड व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द पेयर्स यू हैव। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। नंबर वन तो मेंटोर्स। मुझे याद है मैं 9th क्लास में था तो मेरे एक टीचर आए और अनसंग हीरो अब्दुल रऊफ़ नाम है उनका। तो उन्होंने एक सर्कल बनाया, उसमें एक डॉट लगाया, उन्होंने कहा ये आप हो और ये आपका करंट माहौल है, दोस्तियाँ सब कुछ ना, और अगर तरक्की करनी है तो इस लेयर से निकलना है और किसी और ऑर्बिट में जाना है। तो मैंने ऑर्बिट चेंज किया। अच्छा, उस वक्त जो मेंटोर्स थे उस ऑर्बिट में गया, थोड़े अरसे बाद वो मैं उस ऑर्बिट के लिए मैच्योर हो गया, तो मैंने उससे दूसरा ऑर्बिट और वो करते करते एक तो ये सिलसिला चलता रहा। तो ये पहला तो ये था कि यानी खुद अपनी सेल्फ लर्निंग अपनी जगह उसकी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगियां लगाई हैं आप उनको फॉर ग्रांटेड ना लें, आप उनसे सीखें। तो एक तो ये था। नंबर सेकंड मैंने ये देखा जो ब्लू ओशन का कॉन्सेप्ट है कि हम सब अगर देखते हैं कि यार अगर पाई का साइज़ छोटा है और सभी उसी जगह जाएंगे तो फिर मार्केट सेचुरेट होती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो लोग जो ट्रेनिंग जानते ही नहीं है, जब आप उनको जाकर बताते हैं, ठीक है आपको शुरू में उसको सेल करने में मुश्किल होगी बिकॉज वो अनअवेयर हैं उसकी सर्विसेज के लिए, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में डिफरेंस आना शुरू होगा, उनको फ़ायदा होना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट आपके लिए आ गई और उस मार्केट में आप भी बिग फिश है ना, बिकॉज दे नो यू एंड दे ट्रस्ट यू। तो मेरा बड़ा यानी अनफेयर एडवांटेज मैंने आपको दोनों बता दिया, एक मेंटोरशिप वाली चीज़ हो गई और दूसरा ये था कि उमूमन शुरू से मेरी मार्केट वो रही है या लोग वो रहे हैं जो कि उमूमन मेन स्ट्रीम में है नहीं। आपने नीश डेवलप करना शुरू किया और नीश पे ही काम किया और नीश पे ही काम किया। तो और अभी भी हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है कि यानी SMEs हैं और प्रोफेशनल्स हैं और पर्पस ड्रिवन या वैल्यू अलाइंड जो लोग हैं, हम उन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं और उतना काम होता है कि हम यानी ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको उन लोगों को छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है जो जिनको आपको भी समझाना हो कि आप क्या करना चाहते हैं या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे।
सही है। अच्छा, आपका जो पोर्टफोलियो मैं देख रहा था और आपके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स देख रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे एम्फेसिस नज़र आया फ्रेमवर्क्स पे। अच्छा, ये फ्रेमवर्क्स लिंक्डइन पे भी मैं बहुत देखता हूँ, लोग हर चीज़ के फ्रेमवर्क्स बना रहे होते हैं। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि क्योंकि मैं फ़िटनेस पे काम करता हूँ, फ़िटनेस के फ्रेमवर्क्स बताएं, सब कुछ करें। लोगों को एक फैसिनेशन है फ्रेमवर्क से, लेकिन लोग एक्चुअली जानते नहीं कि फ्रेमवर्क इन इट सेल्फ क्या आइडियोलॉजी है या इसके पीछे ये किस तरह आपको हेल्प करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज अ फ्रेमवर्क इन इट सेल्फ ये आपको किस तरह हेल्प करता है एज अ टूल टू इम्पार्ट द नॉलेज और आपकी ऑडियंस को टू एब्जॉर्ब दैट नॉलेज। ये किस तरह गैप करते हो आप कनेक्ट? देखिए, इसमें सबसे पहली जो आसान सी चीज़ है ना, वो ये है कि एक तो आपको समझ आ जाता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। आपके जहन में एक लेयर चल रही होती है ना, और सामने वाले को भी अगर आप वो बता देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें फिट इन होना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा अब ये बात हो रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि फ्रेमवर्क जो है ना वो सदियों से चले आ रहे हैं, सही ना। रिलीजियस पैराडाइम में भी आप देखेंगे, हमारी फैमिलीज़ में हैं, हर जगह चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत क्लियरली डिफाइंड शायद ना हो, तो लोगों को लगता है यार ये तो इतना लंबा बयान हुआ है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा फ्रेमवर्क से देखना शुरू करेंगे ना, आपको नज़र आ रहा होगा बयान में जुम्मे के खुतबे में भी यानी स्टेप्स हैं, हाँ, केडेंस है, आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे यार, आपके घर में जो पेरेंटिंग हो रही है, आपके वालिद या आपके यानी फोर फादर्स जो एक ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे हैं, आपको उधर भी कुछ पैटर्न्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, तो एक यानी सबसे पहले तो आप जो ऑलरेडी मशहूर फ्रेमवर्क्स हैं, पैटर्न, आप उनको रन करना शुरू करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, या चीज़ों को उसके मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े ये वो पैटर्न हैं जो पहले से आपके जो ट्रेनिंग गुरुज हैं उनकी तरफ से आए होंगे, ब्रायन ट्रेसी की तरफ से आए होंगे, बहुत सारे जैसे ग्रो मॉडल है कोचिंग, सही ना, कि आपका गोल हो, रियलिटी हो, आउटकम हो, वे फॉरवर्ड हो। अब जब आप ग्रो मॉडल को यूज़ करेंगे तो थोड़े अरसे बाद आपको बहुत सारी यानी एक बिल्कुल प्लेन चीज़ में भी कोई मॉडल नज़र आ जाएगा, कल्चरल इम्प्लीकेशंस नज़र आ जाएंगी, ट्रेडिशनल नज़र आ जाएंगे कि यार मैं जिस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ उसमें ये फिट होता है, उसमें ये फिट होता है। तो ग्रो किस तरह आप उसको ग्रो को अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेंट्स है ना स्टीफन कवी के, अब वो Q1 जो होता है कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अब उसके अंदर फिर फर्दर उसने डिफाइन किया कि भाई इंटरनल Q1 होता है जो आपने खुद गलती की होती है, एक्सटर्नल Q1 होता है जो आउट ऑफ सडन कोई चीज़ हुई है। तो अब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते हुए हमें दो लफ्ज़ मिले यार, Q1 क्या है भाई, इंटरनल Q1 क्या है, मेरी गलती, एक्सटर्नल Q1 क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी। और पाकिस्तान का जनरली लोगों का इशू क्या है, 95% इट्स इंटरनल Q1, मेरी गलती, सही ना। भाई मैं अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहा, जैसे मैं आपका भी कोई पॉडकास्ट थोड़े से पहले देख रहा था कि भाई आपने कहा भाई मैं 35+ हुआ तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पेरेंट्स में जेनेटिक कुछ बीमारियां थी, तो मुझे अपनी हेल्थ की फिक्र करनी। अगर मैं ये नहीं कर रहा, अब कोई डिजास्टर होता है तो टेक्निकली इट्स अ इंटरनल Q1 एंड मेरी गलती। अब आप क्यों उसको अल्लाह की मर्जी कह रहे हैं? भाई आप दरिया पे होटल बना के बैठे हुए सवात में, और सैलाब आता है और आपका होटल बह जाता है, आप फ्लड जोन के अंदर और ऊपर उल्टा दरिया पे है, और आप कह रहे हैं यार अल्लाह ने मेरे साथ बुरा करा। अल्लाह ने नहीं किया, आप फ्लड जोन से बाहर होते फिर कुछ होता तो हम कहते कि यार अल्लाह ताला ने आप का इम्तिहान लिया, लेकिन यहाँ तो आपने खुद अपने आप को इम्पोज किया ना उस रिस्क। सही बात है। सो आपको फ्रेमवर्क्स पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं अपने कल्चर में, और आप अपने फ्रेमवर्क्स उर्दू में बनाना शुरू कर देते हैं ऑडियंस के साथ, और आप देखते हैं यार और हर जगह फिर लोगों को वो बात समझ में भी आना शुरू हो जाती है जब आप उनको थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं उन फ्रेमवर्क्स पे। और फ्रेमवर्क का जो एक बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है, नेक्स्ट टाइम वो बंदा उस मसले के लिए शायद आपके पास दोबारा ना आए, बिकॉज वो उसी फ्रेमवर्क को रन करेगा और वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा। या फिर उसको ये पता होगा कि यार आपके पास आऊँगा तो यही सुनने को मिलेगा, अब मुझे कोई और मंजन चाहिए, मैं किसी और के पास जाऊँगा। बहुत दफ़ा लोग ये भी करते हैं कि चीज़ समझ में आ गई, उसको पता चल गया कि हाँ यार ये बंदा इस प्रिंसिपल पे स्टैंड करता है, इसका तरीका यही है पढ़ाने का या बताने का, बट आई डोंट वांट दिस ना, मुझे कुछ ऐसा दो जो मुझे कंफर्ट कर दे। क्योंकि मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा था एक बुक में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाते हैं किसी को या फिर अकाउंटेबिलिटी लेना सिखाते हैं तो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आप इस पे आप इत्तफा करके बैठे हुए होते हैं, यार कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको ब्लेम कर दूंगा, उसको ब्लेम कर दूंगा, लेकिन जब वो लेयर ही हट जाएगी किसी को ब्लेम करने की तो असल में ये ख़तरनाक चीज़ है। पीपल डोंट वांट दैट। तो फ्रेमवर्क से बेसिकली आप रिकग्नाइज करना सिखा रहे होते हैं कि भाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज आई डोंट वांट टू डू विद माई सेल्फ। तो फ्रेमवर्क का बेसिकली मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही। और आपको ना यानी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है अपने काम के लिए कि आपको ये समझना होता है कि कहाँ पे डोपामिन इफेक्ट है लोगों का और आपने उससे बचना है। क्योंकि अगर आपके पास आने के बाद उसे डोपामिन इफेक्ट मिल रहा है,
चाहे वो आपकी ट्रेनिंग लेकर या आपसे कोचिंग लेकर, तो वो सारी ज़िंदगी आपका मोहताज रहेगा। और उसकी कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी, तो आपको जो है ना वो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और आपको फिर और नेक्स्ट लेवल की उसको जो है ना कोई एक्टिविटी करवानी होगी कि उसका डोपामिन रिलीज़ हो। तो हम तो पूछते भी नहीं, यानी लोग आते हैं ना हाउ डिड यू फील और ये वो, मैं कहता हूँ भाई देखें, माई रियल फीडबैक इज़ योर एक्शन। कोई अगर तारीफ़ करता है तो मैं कहता हूँ भाई देखें, आई एम इम्यून टू योर कहते हैं ना जितनी भी आपके अच्छे फीडबैक्स हैं, मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे आपका काम चाहिए। सही है ना। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आपको ना बहुत जल्दी से सही काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं उनको कह देता हूँ, यार देखो शायद मैं आपके साथ कुछ फ्रेमवर्क्स रन करूँगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, 99% फ़ायदा होगा। फ्रेमवर्क इज़ लाइक चाय बनाने की रेसिपी, यार आपको पता है ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे बनानी है तो बन जाएगी, 99% बनेगी, 1% चांस है कि शायद ना बने। अगर आपसे नहीं बन रही तो फिर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको नहीं बनवा, यू कैन फाइंड समवन एल्स। डोपामिन वाली बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की, वैसे ये आई डिड नॉट सी फ्रॉम दिस एंगल। ऐसा होता है क्योंकि जो सेल्फ डेवलपमेंट का या सेल्फ हेल्प का ट्रैप है ना, वो बेसिकली यही है कि आपने कोई अच्छी वीडियो देख ली, अच्छी बुक पढ़ ली, तो अब आप क्या करेंगे, 10 बुक्स और लेके बैठ जाएंगे, 10 वीडियोस और लेके बैठ जाएंगे। अब तो यूट्यूब है आपके पास, टक टक करके वो भी करता रहेगा, लेकिन एट द एंड रहेंगे आप वहीं। हाँ, तो डोपामिन हिट हो रहा है आपका। और आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत होता है ना, लोग फिजिकल फिटनेस की हाँ, वीडियोस हाँ, देख के हाँ, समझते हैं कि मैंने वहीं से लिंक किया ना एकदम से, क्योंकि आपने कहा, मैंने कहा हाँ यही तो होता है कि डोपामिन, यार बात कर ली, यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यार एक्शन कहाँ है। तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जो तकरीबन को 1-2 साल पहले मुझसे ट्रेनिंग ली थी, यंग है, ही इज़ 2nd-3rd जनरेशन बिजनेसमैन, 22 ईयर्स ऑफ एज। तो उसने अभी कुछ रीसेंट पॉडकास्ट में देखा, कह रहा है फात भाई आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ योर अगेन एंड द गेस्ट एज वेल, और ज़बरदस्त है। मैंने कहा फ़ायदा क्या? तो कहता क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हारी बॉडी पे तो आज तक कोई असर ही नहीं हुआ। कह रहा है यार यू वन अगेन, यार यू वन अगेन। तो उसको बेसिकली डोपामिन मिलता है, वो आता है, बात करता है, लगता है चीज़ों पे, उसके बाद दोबारा वो डोपामिन कम हो जाता है, फिर वो कहता है यार दोबारा मुझसे बातें करो अच्छी या मुझे वर्कआउट कराओ, लेकिन वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो दिस हैपेंस, बिल्कुल ऐसे ही। और फ्रेमवर्क नहीं पकड़ रहा। और उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे देखें, शुरू में ना शैतान बहकाता है, हमें भी बहकाएगा एज अ ट्रेनर, हमें लगेगा यार ये तो रनिंग क्लाइंट है यार, आने दो। लेकिन थोड़े अर्से बाद ना आप कहते हैं सेल्फ डाउट का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, यार उमैर तुम्हें काम नहीं आता यार, ये बंदा 3 साल से आ रहा है और इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा, तो यार या तो आप मना कर दें, बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड ना, आपको इसको अल्लाह के वास्ते तो कर नहीं रहे, सही ना। या तो आप बोलें भाई ठीक है मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा, अब वो 15 साल में भी नहीं सुधरता या नहीं सही होता तो मैं तब भी उसके लिए मेहनत करूँगा, तो आप या तो आप इतनी कैपेसिटी पैदा करें। लेकिन अगर आप एक पेड प्रोफेशन में हैं तो यार आप उसको क्लियरली बताएं दैट आई मे नॉट बी द राइट पर्सन फॉर यू, सही ना। और इसमें देखें बहुत दफ़ा क्या होता है कि ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, अच्छे अच्छे नाम देखे हैं, कि अगर उनका कोई कोची है, कोई मेंटी है, उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो थोड़े से इनसिक्योर हो गए कि यार ये क्या हो गया। तो मुझे जब पता चलता, मैंने कहा यार ये तो एक कोच के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए कि यार वो मुझसे आगे बढ़े, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मास्टर कोच हूँ अब, क्योंकि मैंने इस मास्टर को कोच किया है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ये। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं जब अपने फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, ज़्यादातर क्या होता है कि भाई 90 डेज़ के प्रोग्राम की बात है, अगले 90 डेज़ के लिए आता है, इट्स ओके। लेकिन उससे 90 डेज़ के आ रहा है तो इसका मतलब है कि 2 चीज़ें, या फिर वो बिल्कुल अपनी एफर्ट पुट नहीं करना चाह रहा, कह रहा है यार पैसे पकड़ो और कर लो, या फिर उसको बस मज़ा आता है मुझसे काम करने में, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने कुछ सिखाया नहीं है आपको। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब मेरे अंदर कोई मसला है कि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं कर रहा, विच इज़ अ गुड बेंचमार्क के एज अ कोच आप क्या कर रहे हो, और उसको कोचेबल है वो नहीं है, और आप भी कोचेबल हो या नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप अपने कोची को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते तो मैं लोगों से कहता हूँ फिर आप कोचिंग के बिजनेस में क्यों। हाँ, इफ़ योर बिजनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कोचीज बिजनेस, या जो भी जिस एजेंडे के लिए वो आपके पास आया, तो इसका मतलब कि फिर आप सीरियस नहीं है ना इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, फिर आप मिसप्लेस्ड हो। हाँ, आप मिसप्लेस हैं, आप कुछ और कर लें। हाँ, सही ना। और देखें हमने वो दौर देखा, आप और मैं ऑलमोस्ट हम लोग एक ही एज के होंगे, और हमारी एजुकेशन भी साथ साथ ऐसी रही होगी, तो हमने वो दौर देखा जब ट्रेनिंग में वाकई में एक चार्म था। लेकिन जब आप जाहिर बात है वो चार्म कितने अरसे तक रहेगा, थोड़े दिन में आप मशहूर हो जाएंगे, लोग आपको जान लेंगे, फिर उसके बाद एक लेवल आएगा, आप बोलेंगे ठीक व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ, ऐसे ही है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो मैं जब इसको गेज करता, यानी शुरू में मैं लोगों को गेज करता था, तो अब चले गए भाई स्कूल्स में आप ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं, यंग एज में आप नंबर काउंट कर रहे हैं, हाँ भाई मैं इस साल इतने 1000 लोगों तक पहुँचा। फिर मुझसे किसी ने सवाल किया, उसने बोला सही आप पहुँचे ना, इम्पैक्ट तब्दीली कितनी आई। हाँ,
आपको तो फ़ायदा हो गया, आप पहुंच गए, आपने आपके अपना नंबर भी काउंट हो गए, हाँ आपको लगा मैं इतने मासेस लोगों तक पहुंचा। अच्छा, जब मैंने अपने मेंटोर्स को देखा कि वो किसी की ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, चाहे उनका ड्राइवर ही क्यों ना हो, वो एक अरसे तक चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो मुझे नज़र आया कि यार गेम इज़ डिफरेंट, सही ना। तो आपको अगर रियल में कुछ क्रिएट करना है, जो सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे वो इंसान या लोग, और फिर वहीं से हमारा विजन भी चेंज हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि भाई हम सोसाइटी में इम्पैक्टफुल इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना चाहते हैं जो पर्पस ड्रिवन हो, उनका मकसद क्लियर हो, वो मकसद के लिए जो है ना वो काम करने के लिए तैयार हो, और मकसद कुर्बानी मांगता है। ये अंडरस्टूड, चाहे वो फैमिली, चाहे अपने बच्चे को आपने कुछ बनाना हो, चाहे आपने सोसाइटी को कुछ देना हो। तो हमारे एक मेंटोर शेर सुनाते हैं ना, मुझे उस शहर की तामीर का सौदा है जहाँ लोग चुन देते हैं मेमार को दीवार के साथ। तो आपको तो तैयार रहना पड़ता है कि यार मतलब कुछ भी हो सकता है। सही है। आपने मेंटोर की बात की, मुझे बताइएगा, आपने 2 मेंटोर्स का बार बार जिक्र किया है, मैं चाहूँगा आप अपने हमें खुद जिक्र करें उसका, बताएं कि वो मेंटोर कौन है और उनसे कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपने सीखा हो, जो आपने अप्लाई किया हो और आपके लिए आज तक वो रेलेवेंट है, या आपके लिए वो ऐसी लर्निंग थी कि लाइफ लॉन्ग है और आप चाहते हैं कि यार ये सबको पता चले दैट आई हैव लर्न दिस फ्रॉम दिस मेंटोर, तो वो क्या है? अच्छा, मैंने आपको ऑफ द कैमरा 2 मेंटोर्स का बताया था और तीसरे मेंटोर का नहीं बता सका था। सबसे पहले तो वही अब्दुल रऊफ साहब जो मेरे स्कूल के टीचर थे, सही, और उन्होंने जो वो एक चीज़ समझाई थी कि भाई चेंज योर ऑर्बिट, ठीक है, सही ना, और वो मैं आज तक कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप लेयर पे लेयर बढ़ाए जा रहे हैं, लेयर बढ़ाए जा रहे हैं, जो कोई नया बंदा मिलता है ना, चलो भाई पहुँच जाए इनके पास, इनके शागिर्द बन जाए, तो उससे एक फ़ायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना वो जो, अच्छा इसमें मशहूर लोग भी हैं और कम मशहूर लोग भी हैं। तो एक तो ये फ्रेमवर्क। फिर मैंने सुलेमान अहमद साहब का नाम लिया होगा, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करने का मौका मिला, अभी भी हम लोग प्रोजेक्ट साथ कर रहे होते हैं, तो उनसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी उनकी रियल लाइफ से ना। यानी वो आज भी 4 बजे उनकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है सुबह, 3-3:30 बजे वो उठते हैं, और अभी जो उनकी मीटिंग्स कुछ हो रही हैं 1-2 प्रोजेक्ट्स में, तो कोई 110 लोग हैं उस ग्रुप में, 4 AM सही ना, सब उठते हैं ओके, और मीटिंग्स हो रही हैं, दुनिया भर से उसमें लोग हैं और बहुत सीनियर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, HR मैनेजर्स हैं। तो मैंने देखा कि वो दिन में कभी कभार 16-18 घंटे भी निकाल रहे होते हैं उस मकसद के लिए, जो भी उन्होंने टारगेट। और मैं कहता हूँ कि भाई अगर इस जैसे शख्स को, अगर आपने इस शख्स ने अगर कोई काम उठा लिया ना, तो बहुत कम चांसेस है कि वो ना हो। जो मैंने अभी बात की थी ना, वो इंटरनल Q1 एक्सटर्नल Q1, ये मैंने उनकी लाइफ से प्रैक्टिकली सीखा कि यार बहुत दफ़ा हम ना अल्लाह को ब्लेम कर देते हैं, किस्मत को ब्लेम कर देते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट ही नहीं डालते। यार आपने, और हमें पूरी एफर्ट डालने का मतलब ही नहीं पता होता। हम कहते हैं यार मतलब एफर्ट का मतलब तो बस चलो कर लिया ना, रस्म पूरी कर ली, भाई रस्म पूरी करना एफर्ट नहीं होती, सही बात है ना। ये बंदा जानता है और अल्लाह जानता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, है ना। और मैंने प्रैक्टिकली उनको ये बहुत दफ़ा करते हुए देखा, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, बट यानी अगर उन्होंने ठान ली इस चीज़ की, तो वो उसमें बिल्कुल एंड तक जाएंगे ना। और फिर रिजल्ट्स अल्लाह ताला देते हैं, ज़बरदस्त किस्म के काम होते हैं। अच्छा, और रिज़ल्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको रिकग्निशन मिले, सही ना। एक दफ़ा हुआ, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि ना लोग आपको वैसे रिकग्नाइज़ नहीं करते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा अगर आपके दिल में ख्याल आया कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करें तो तौबा करें, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। लोग रिकग्नाइज़ कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है, इट्स नॉट द प्राइमरी थिंग ना। तो एक तो ये हो गई। और सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब से बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनसे भी कुछ उनकी शागिर्दी में रहने का भी मौका मिला, बहुत थोड़ा सा, और कुछ उनके कोर्सेज़ किए, तो उनसे पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और बहुत उनकी भी लाइफ से बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने ये सीखी कि बहुत कम रिसोर्सेज में रहना, बहुत कुछ होने के बावजूद, सही ना, बहुत ही फोकस और बहुत ही यानी रिलैक्स, यानी आपको सुकून देखना हो तो आप उनके पास चले, सही बात है। आप बोलेंगे यार ये बंदा इतने काम कर रहा है लेकिन ही इज़ टोटली रिलैक्स। और उनसे जो मैंने एक उसूल अपनाया, एक दफ़ा वो और मैं बैठे हुए थे और कुछ 3 घंटे हमारी नशिश चली होगी, उनके घर वालों का फ़ोन आ रहा था बट ही वॉज़ नॉट पिकिंग। और उस दिन से मैंने ये उसूल बना लिया था कि भाई मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा वो है जो मेरे सामने। हाँ, अगर घर में इमरजेंसी होगी तो बच्चा साथ है ना, बच्चा रिसीव कर लेगा, या 2-3 दफ़ा आएगा, तो इमरजेंसी में एक दफ़ा कॉल नहीं आएगी। हाँ, ऐसे है। और ये हैबिट मेरी जब से बनी है, तो मेरे साथ काम करने वाले बहुत सीनियर लोगों को भी अंदाज़ा है कि इफ़ ही इज़ विद समवन ही विल नॉट पिक माई कॉल, बट ही विल कॉल बैक, जैसे फ्री होगा कॉल करना।
और उससे इतना फ़ायदा हुआ, और ख़ास तौर पे कोचिंग में तो इतना फ़ायदा हुआ कि सामने वाले को फील होता है कि यार आप मुझे सीरियस ले रहे हैं, वाकई में आपके पास फ़ोन नहीं है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। अच्छा, यहीं से उसका मसला हल होता है। और इस दौर में इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में कि बंदा सबसे पहले तो फीड ही देख रहा होता है बात करते करते। और मैं ये ऑडियंस को भी मैसेज देना चाहूँगा कि ये मेंटोर्स ना, एक तो हमारी तो किस्मत है भाई, इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा सही बात हम पे एहसान है कि हमें ऐसे मेंटोर्स मिलके, लेकिन आपके इर्द गिर्द भी हैं, आप उन्हें ढूंढें, उनके पास जाएं। और हर मेंटोर की एक प्राइस होती है, ज़रूरी नहीं है वो फीस हो, वो पैसे हों, आप उनकी थोड़ी खिदमत कर लें, आप उनके साथ एडवांटेज यानी टाइम निकालने का मौका ढूंढें ना। हाँ, कुछ ना कुछ बार्टर देखें, हमेशा हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस दौर में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, पूरी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है उस पर। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल सलमान आसिफ को ही देखना है तो मैं मतलब उनके बहुत सारे लेक्चर्स देखूंगा, फिर कहीं ना कहीं एक इंट्रीग होता है कि हाँ यार आई वांट नो मोर। सही है। तो इसी तरह फिटनेस में भी हो गया, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो गया कि जब आप उनका बहुत सारा कंटेंट देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यू फील लाइक कॉन्टैक्टिंग देम एंड नोइंग मोर। तो ये बहुत अच्छा है। और फिर वहाँ पे ना आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जस्टिफाइड होती है, क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे वो मैटर नहीं करता वो $1000 हो या $10,000 हो, लेकिन उस लेवल पे पहुँचना ज़रूरी है। फिर यू हैव टू नो मोर अबाउट हिम और हर। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान में एक खासियत ये भी है, मैंने ये नोट किया कि पाकिस्तान में बहुत सीनियर लोग, उनकी बहुत अच्छी प्राइस भी होगी, लेकिन अगर आप उनको कहते हैं ना कि बिल्कुल पीछे बढ़ जाए, पीछे पड़ने से मुराद आप जो अवेलेबल है वो तो कंज्यूम करें, आप सब कंज्यूम कर लें, सब कुछ करके जब आप उनके पास जाएंगे और उनको पता चलेगा कि आप इतना होमवर्क कर आए हैं, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही है, क्योंकि उनकी भी तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना, वो डेफिनेटली वो उतनी मेहनत नहीं करेंगे आप पे जितनी वैसे करनी होती है, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन, यू आर ऑलरेडी सोल्ड ऑन द आइडिया। तो इसका मतलब है अब आपको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है, और फिर आप देखें ना, आप उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप उनको कहें भाई मैं आपको ड्राइव कर दूँ, हाँ सही ना। और मैंने सलमान भाई को ये भी करते हुए देखा माजी में, वो जो है ना, उन्होंने बहुत सीनियर एक स्कॉलर को फॉलो करना था तो उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा उनके पास चलेगा, कहा मैं 2 दिन जो है ना अपनी गाड़ी ले आऊँगा और आपको जहाँ जाना होगा। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है बट आई ड्राइव यू। तो मैं तो यानी ये जुनून जो है ना वो मैंने उनसे सीखा है कि मैं उतना जुनूनी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि यार ये बंदा यानी मेंटोर से कुछ लेना है ना तो वो कुछ भी कर लेंगे। ब्यूटीफुल। अच्छा, पर्पस ड्रिवन, ये एक बहुत फैंसी वर्ड लगता है, बहुत फैंसी टर्म लगता है अव्वल तो, और क्योंकि ख़ास तौर पे जब 9 to 5 में काम कर रहे होते हैं आप, तो विजन मिशन वगैरह इसकी तो खैर औकात ही कोई नहीं होती ना, कि बंदे ने अगर कुछ कर लिया तो आप हमारे विजन के आगे, कौन विजन देखता है भाई, मेरी सैलरी आ जाती है बस, ठीक है ये मेरा KPI मीट हो रहा है, सब कुछ है। तो इस दौर में, और अब तो और डिस्ट्रैक्शन हो गई हैं, ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। मैंने अभी इससे पिछला 1-2 पहले एपिसोड किए, तो उसमें मेरे भी एक मेंटर हैं यासिर भाई, उनसे मैंने डिस्कस किया था कि 19 साल का बच्चा कह रहा है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। तो ये बड़े मसाइल हैं कि उनको एक बज़ वर्ड मिल गया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब उनको ये नहीं पता, मैंने कहा बेटा 19 साल में तो मैं हवा के दोष पे चल रहा था, मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, कि भाई इंजीनियरिंग लेनी है, ये लेनी है, ये चल रहा था हमारे दौर में। अब वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड गोइंग ऑन अराउंड, फिर आपकी सोशल मीडिया फीड्स हैं, आप अपना वो कंपेयर करो, सब कुछ कर रहे हो। इसमें पर्पस पहचानना या पर्पस तलाश करना मेरे लिए एक अपहिल टास्क लगता है बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, उसमें होता ये है, हम एक एक्टिविटी करते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ, लोग खुद भी कर सकते हैं। हम लोगों से कहते हैं भाई जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आप लिख लें। तो पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में हम पहुँचे हैं कि चंद जवाबों के इर्द गिर्द आपका जवाब होगा। मे बी पैशन, आप बोलेंगे दिल चाहता है, मज़ा आता है। मे बी मनी, इसमें कैरियर ग्रोथ है, पैसे हैं, ये स्कोप बहुत है। मे बी रेपुटेशन, यार मशहूर हो जाऊँगा। मे बी प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, यार घर में सारे ही पढ़े लिखे हैं तो हाँ ये सब ये सही ना। मे बी कोइंसिडेंस, यार बस कुछ भी हो जाए, हाँ तुक्का लग जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। तो आपको ना ये सारी कुछ ऐसे कुछ एक आध और भी लोगों के जवाब आते हैं, लेकिन जब आप इन सारे जवाबों को ओपन करते हैं, आप कहते हैं पैशन व्हाट, सही ना। वो सर्कुलर क्वेश्चनिंग करते एक बहुत मशहूर स्पिनर हैं, रिटायर्ड कोच भी रहे पाकिस्तान के, तो उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई 2-3 ना। तो जब मैंने उनको बताया ना, तो उन्होंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब हम क्रिकेट गली में खेलते थे ना बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल स्पोर्ट खेली ना बहुत मुश्किल होती। तो पैशन, मोहम्मद अली का मशहूर कोट है ना, जिम में भाई पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जीतना अच्छा लगता था। तो जब आप पैशन से प्रोफेशन निकालते हैं
तो वो फैंसी वर्ड तो बहुत है कि भाई मेरा दिल चाहता है, लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनली करते हैं इट्स अ टफ थिंग। बिल्कुल ऐसे ही। एक और पैशन बदल भी सकता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो NED के मैकेनिकल के टॉपर, और अपने लेट 80s के एक क्या नाम है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत सीनियर पोजीशन पे, आफ्टर 50 ईयर्स ही रियलाइज कि टीचिंग में मज़ा आता है। ओके। अब आप स्विच नहीं कर सकते, लेकिन अब आप पार्ट टाइम में टीचिंग करते हैं, तो आपको ज़िंदगी में नई नई चीज़ें अनफोल्ड होंगी। लेकिन अगर आपका इम्पैक्ट क्लियर है कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका पैशन उसमें अलाइंड हो जाएगा, दैट्स फाइन। आपका इम्पैक्ट क्लियर है, आप पैसे कमा लें, कोई मना थोड़ी है, हराम नहीं है। इस्लाम में हलाल तिजारत या हलाल बिजनेस तो अरबों रुपए कमा लें आप, और सहाबा के थे, सही ना? बिल्कुल ऐसे। तो पैसे कमाना मसला नहीं है, लेकिन पैसे को मकसद बनाना ये मसला है। फिर आप बोलेंगे यार पैसे कहाँ हैं, फिर आप बोलेंगे जिस काम में अच्छे पैसे हैं वो काम करूँगा, सही ना? अच्छा, इसी तरीके से जो थर्ड था, रेपुटेशन मिल जाए मसला नहीं है, लेकिन आपको रेपुटेशन की चाह नहीं होनी चाहिए। इवन अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग बोलते हैं, मैं पहले लोगों को यूँ समझाता था क्या टिकटॉकर बन जाओ फिर, तो लोग कहते थे अच्छा तो पॉजिटिव चीज़ में तो फेमस हो सकते हैं। भाई उधर भी नहीं होना चाहिए, नीयत नहीं होनी चाहिए। एक हदीस है कि क़यामत में सबसे पहले 3 लोगों का फैसला होगा और उन्हें मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। एक शहीद का, अल्लाह कहेंगे क्या क्या हो, कहेगा शहीद हो गया, आपके लिए जान दे दी। अल्लाह कहेंगे नहीं, मशहूर होने के लिए, बहादुर के लिए। आलिम का, अल्लाह आपके लिए इल्म सीखा, इल्म पढ़ाया, मशहूर होने के लिए। सखी का, पैसे कमाए आपके लिए खर्च किए, मशहूर होने के लिए। भाई सही काम में भी मशहूरी शुड नॉट बी द फाउंडेशन। सही बात, बिल्कुल हो जाए एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब इस सब तो फिर चाहिए क्या? अब लोग और कंफ्यूज होते हैं, अच्छा भाई ये सभी आपने उड़ा दिए तो पर्पज़ क्या है? भाई एक सिंपल सी मिसाल है, आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, अगर इस टेबल की हाइट पर एक 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा तख्ता और उसके ऊपर से किसी को चलना हो और इनाम हो 10,000 रुपये, हर कोई चलेगा। डैरेन हार्डी ने अपनी बुक में ये कंपाउंड इफेक्ट में एग्जांपल दिया, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहता है लेकिन अगर वो 2 टावर्स के दरमियान हो, अब चलें, 1 मिलियन मिलेगा तो भी नहीं चलेंगे। लेकिन अगर सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी और आपका बच्चा उसमें जल रहा है, 2 मिनट नहीं सोचेंगे, आप चाहेंगे? आप ये भी नहीं सोचेंगे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको सब और रिस्क मल्टीप्लाई हो गया है, आपने जाना है, आग में जाना है, बच्चे को उठा के लाना है। सही बात। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझ आती है कि यार परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ पर्पस। परफॉर्मेंस तो निकल कर ही उस वक्त आती है जब स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है। और बीइंग अ मुस्लिम ये तो पहले दिन से क्लियर है, सहाबा, अंबिया, सहाबा, अंबिया, फिर आप सल्लम, फिर सहाबा, और फिर दीगर जितने भी आप मुसलमानों को देखें तो दे वर फ्रॉम डे वन दे आर क्लियर इन देयर पर्पस, जो सही है। सही बात है। जो बैग, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको पता होता है कि यार हमें रिजल्ट आखिरत में मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा, नहीं मिला नो इशू, आखिरत में तो मिलेगा। तो वो पूरी जान लगा के काम कर देते हैं और रिजल्ट्स निकाल लेते थे। आजकल हम कंफ्यूज हैं, हमें वो पर्पस का पता ही नहीं होता, या होता भी तो छोटे पर्पस होते हैं विच आर नॉट वेरी, कहते हैं ना, रिफाइंड पर्पस। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका एक आसान सा तरीका है यार, जैसे हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं और जो हम आज काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों के पर्पस अलाइंड हैं तो यू आर ऑन अ सेफ साइड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जब ख़त्म हो तो ऐसी हो, लेकिन अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसका पर्पस कुछ और है, अब आप यानी कहते हैं ना साइकोलॉजी में, आप कॉग्निटिव डिसऑनेंस का शिकार आप खुद कंफ्यूज है कि यार मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जो आपने कहा एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस जो लोगों को आ रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये डिफाइन करना होता है। अब इसमें लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, सोसाइटी को गिव बैक करना है क्या, कोई रीज़न होना चाहिए। बहुत आसान है। वो आसान क्या है कि आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है कि भाई वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो यार आप अगर दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं और आप उसको अलाइन कर रहे हैं, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोवर क्या बोलेगा मेरा विजन क्या है? भाई जो लीडर का है। बिल्कुल। रिलीजियस पार्टी वाला भी यही कहेगा मेरे लीडर का विजन है। तो यार हमारे तो लीडर बीइंग अ मुस्लिम, अगर जो लोग, तो हमारे तो लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप जब आप उनकी वहाँ से वो उठा लें ना, उनकी कैरेक्टर ट्रेट से, कि भाई वो रहमतुल आलमीन है ना, तो आप लोगों के लिए अच्छा काम करने की नियत कर लें। अच्छा, अब जब आप काम करने की नियत कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स में भाई सिंपल सा एक लॉ ऑफ डिमांड का एक दूसरा लॉ भी तो है ना, वो क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यार जब अच्छा काम कर रहे होंगे
सही ना, और वो लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो आप कहीं भी रेगिस्तान में भी होंगे ना, लोग आके उठा लेंगे और आपसे काम करवा लेंगे। बिल्कुल। और पैसे भी मिल जाएंगे, पैसे कहीं नहीं जाते, जो किस्मत में है वो भी मिल जाते हैं। और आप उसको, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप फ्री में करें, मैं तो कह रहा हूँ आप वैल्यू बेस्ड काम करें। बिल्कुल ऐसे जब लोगों को नज़र आएगा कि यार वाकई में वैल्यू देना। अभी एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि ये हमारा ये वाला ब्लॉक क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, कोई शख्स जिम चला रहा है, तो वो ये सोच सकता है ना कि यार मैं लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही ना, उनको हॉस्पिटल से बचा रहा हूँ, बीमारियों से बचा रहा हूँ, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मकसद है। जब आप इस मकसद के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोग कनेक्ट करना शुरू होंगे, क्योंकि होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस बहुत तेज़ होता है, सही ना, ब्लिंक ऑफ एन आई वो जज कर लेता है कि सामने वाला चीट कर रहा है या बिल्कुल ऐसे या मुझसे मुखलिस है या मेरे लिए फ़ायदे का काम कर रहा है। तो जब आप अंदर से क्लियर होते हैं ना कि यार मैं सामने वाले को जो प्राइस चार्ज करना उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, तो सेल्स करना मसला ही नहीं होता। बिल्कुल है ना, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं सेल्स के। अब आप अगर मॉस्किटो किलिंग कंपनी में एक दफ़ा हमारी कंसल्टिंग हुई, तो हमने उनको कहा यार आप ये सोच के जा रहे हैं कि सेल्स के टारगेट है और आप ये सोच के जाएंगे लोगों को डेंगू से और मलेरिया से बचाने, आप तो अदर साइड ऑफ द कॉइन है। अब तो आपको अब आप जाएंगे और बोलेंगे यार मैं और लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। एक टीचर है ना, आपका कपड़ों का काम है, मतलब कहीं भी आप देखें तो क्वालिटी नहीं है ना, आप कहें यार मैं ये क्वालिटी की चीज़ देना चाहता हूँ कि आगे लोगों को तमीज़ से एक अच्छी चीज़ मिल जाए। ये सिंपल सी साइंस है। और फिर क्वालिटी सेल्स, तो लोगों को कराएंगे, सही ना, लोग क्यों छोड़ेंगे आपको। और उसमें यही है ना कि मैं भी वो एलेक्स हॉर्मोजी जी वो लोग बहुत सुनते हैं, तो उसमें भी ये कहा है कि भाई सिंपल सी बात है कि दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं और आप कहते हैं यार ये सैचुरेटेड काम है, लेकिन तुम किस तरह डिफरेंट कर सकते हो, तुम अपनी क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी कभी। क्योंकि मैं फिटनेस में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई ख़त्म थोड़ी हो रही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग हैं, अब तो एआई एनालिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं, डेटा माइनिंग में बहुत सारे लोग हैं, ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। क्योंकि पिछले 20-30 साल पहले जो एआई पे काम कर रहा था आज वो बैठ के पैसों में खेल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आज वो काम कर सकता है जो पहले किया हुआ है, लेकिन बात यही है कि वैल्यू ऐड करनी शुरू की थी, एक नाम बनाना शुरू किया, अब वो रेलेवेंट होना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर एक पकड़ते और आगे जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताएं कि आप ये पर्पस ड्रिवन हो गया, इसको आप कोचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, ये 4-5 चीज़ें जो सुनने में आती हैं, बहुत सारे लोग ना इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, फिर आपका पैटर्न क्या है, और ये पर्पस ड्रिवन जो काम करते हैं आप, वो किस टूल के तहत करते हैं, किस। देखें, पहले तो हमें ना ये समझना होगा कि ये डिफरेंट जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वहाँ से डेफिनेशंस निकलती हैं, एंड यू कैन एग्री और डिसएग्री, ठीक है ना। तो जैसे कोचिंग में ICF है, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन जो है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोचिंग में आप ना एडवाइस नहीं कर सकते। बल्कि मुझे एक ICF के कोच ने, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि उमर जब तुम ICF का एग्ज़ाम दे रहोगे तो तुम्हारी वीडियो भी जाएगी ना, और अगर तुमने अपने कोची को एडवाइस किया तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो वो लोग कहते हैं भाई कोचिंग इज़ ड्राइविंग बाय क्वेश्चंस, ठीक है ना। काउंसलिंग में वो कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड होगी या इस तरीके से। ट्रेनिंग में कहते हैं भाई इम्पार्टिंग स्किल्स, टीचिंग में इम्पार्टिंग नॉलेज, टेक्निकल होती है ट्रेनिंग, हाँ टेक्निकल चीज़ों की होती है, सही ना। मेंटोरशिप होती है, फिर गॉड फादर, मतलब वो एक लेवल जो बने हुए होते हैं ट्रेनिंग में। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि भाई आपके पास, आपको पूरी टूल किट का पता हो, और फिर आप सिचुएशन के वक्त एनालाइज करें कि यार इधर क्या चलेगा, इधर कोचिंग चलेगी, मेंटोरशिप चलेगी, डायरेक्ट एडवाइस चलेगी। क्योंकि जैसे मैंने अपने मेंटोर्स का बताया, सुलेमान साहब का, जब उनसे हमने कोचिंग सीखी तो उन्होंने कहा भाई देखें हमारे तो लीडर अल्टीमेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखेंगे कि सुन्नत में क्या क्या तरीके हैं, तो सब है, कहीं क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम्पल है, कहीं प्रोब किया है, कहीं डायरेक्ट एडवाइस किया है, कहीं ट्रेनिंग है, कहीं जुम्मे का खुतबा है। सही बात। सो यानी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हाँ, यू शुड बी रेडी कि कहाँ पे कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होगा, ठीक है ना, और आपको कौन सा सूट करता है, केस टू केस बेसिस, और आपको कौन सा सूट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा 1-to-1 सूट करता है, सही ना। ट्रेनिंग्स भी मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं खुद भी कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनर ना हूँ, भी क्या यकीनन मैं बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं होऊंगा, सही ना, और मैं ये कह रहा हूँ, सही ना। लेकिन कोचिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है और लोगों को फ़ायदा बहुत मैंने होता हुआ देखा, ठीक है ना। और कोचिंग में भी फिर मैं अगर उसको फर्दर वो करूँ तो फ्रेमवर्क्स वाली चीज़ों में मैंने बहुत लोगों को फ़ायदा होते हुए देखा।
और अगेन जो डोपामिन वाले हैं उनको मैं खुद भी फिल्टर आउट कर देता हूँ, वो खुद भी समझ जाते हैं कि भाई ये इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो थोड़ा मैं बोलता हूँ आप आएँ, हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड विल फिल्टर इट आउट आइदर हियर और देयर, सही ना। और एक सीधा सा मकसद है कि आज लोगों को उनके मसलों से निकाल के इम्पैक्टफुल जो है ना सोसाइटी की रिसोर्स बना देना। अच्छा, अब क्या नाम है, क्या ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसमें दो बातें आ गई कि हो सकता है ट्रेनर यानी जो करवाने वाला है उसके जहन में क्या चल रहा है या उसकी डोमिनेंट पर्सनालिटी क्या है, और सामने जो ऑडियंस है उसके लिए क्या है। हाँ, जेनेरिकली ये होता है कि जब आप 1-on-1 बैठते हैं तो उसकी क्या नाम है शायद रेशो बहुत बढ़ जाता है, मे बी 90% तक टर्न अराउंड हो जाए। और जब आप ट्रेनिंग में करवा रहे हैं तो मे बी 10% हो, यानी 100 लोगों को करवाएंगे तो 10 लोगों में शायद तब्दीली आए। लेकिन जब आप किसी के साथ 1-to-1 बैठते हैं और एज अ फैसिलिटेटर बैठते हैं, आप उसको जज नहीं करते, आप उसके दोस्त होते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, उसके लिए सारा काम करके रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो वो बंदा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, या तो भाग जाता है आसान अल्फाज में, या तो चेंज हो जाता है। सो ये एक जेनेरिक ये है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो लोग अगर ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो आप अपना एरिया देखें कि कौन सा एरिया ज़्यादा। हाँ, अगर इन जनरल आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोचिंग की बहुत नीड है, और कोचिंग रिलेटिवली इस मार्केट में आना आसान भी है, क्योंकि आपको ना शशका नहीं चाहिए पर्सनालिटी का, आसान कराची वाली ज़बान में आप जैसे भी हो, सामने वाले को जब नज़र आता है ना यार ये सिंसियर है, मुझे सुन रहा है, मेरे मसले का कोई सॉल्यूशन इसके साथ मिलके निकल सकता है, बहुत बड़े बड़े लोग आपके पास। लेकिन इसके लिए जो खलीफा पर्सनालिटी है ना उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि जिसको ये लगेगा ना कि हाँ यार ये बैठा है मैं मशवरा दे दूंगा यार ये तो मेरे साथ भी मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली आपको ये, क्योंकि NLP मैंने भी किया हुआ है, असलान लारिक से किया था मैंने, तकरीबन कोई 2019 वगैरह में किया था, तो मैंने यही नोट किया है। उस प्रोसेस के दौरान मैं एक चीज़ समझ में आई मुझे कि सबसे पहली बात तो ये सारे सवालात के जवाब आपके अंदर हैं। आपको सिर्फ सामने बैठ के एक बंदा चाहिए जो सवाल पे सवाल करे और आपको रियलाइज़ कराए कि वो शर्ट ये भी तो है, ओ ये भी तो है। तो आपको उस प्रोसेस से उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़ के ऊपर लाना होता है, लेयर बाय लेयर ऊपर लाना होता है। और आप जहाँ भी अपना कोई इनपुट दे देंगे वहाँ पे आपने फिर वो डीबेस कर दिया प्रोसेस एक तरह से ना, आपने वो रिदम तोड़ दिया उसका। दूसरी चीज़ ये कि उसमें ये होता है ना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर जैसे मैं कभी कर रहा था या कोई और मेंटल हेल्थ की मैंने सर्टिफिकेशन की, कभी कुछ किया, यूडेमी में कोर्स उठाया, हाँ तो ये मेरे साथ करके दिखाओ ज़रा, ये करके दिखाओ कैसे करोगे तुम। आई एम नॉट डूइंग दिस टू यू, यू विल डू दिस विद मी। तो ये डू टू और डू विद का प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत से लोग जब सीख करने आते हैं, सबसे पहली बात तो ये मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा करेजस लोग कोई नहीं है जिनको ये पता है कि हाँ उनके साथ इशू है एंड दे नीड समबडी टू सॉर्ट दैट आउट फॉर देम। तो वो बहुत प्रेशियस लोग भी होते हैं और बहुत अमेजिंग और इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, क्योंकि जिनको ये लगता है कि मेरा कोई मसला नहीं है, वो तो पहले से ही बहुत बड़ा इशू है, उनको आप दूर रखें। और दूसरी बात उमैर भाई ने की बड़ी खूबसूरत, मुझे आई कैन टोटली एग्री टू दैट कि बहुत दफ़ा एज अ कोचेस जब आप लोग आपको हायर कर रहे होते हैं तो आप उनको हायर नहीं कर रहे होते। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लाइंट्स भी हायर करने चाहिए। ये नहीं कि हर एरा गैरा नतु गैरा को आप ले लेंगे, भले वो आपको आप $1000 बोले मैं $10,000 दे रहा हूँ, लेकिन उसका एटीट्यूड ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, क्योंकि दो नुकसान होंगे। एक तो आपका अपना प्रोसेस ख़राब होगा, दूसरा आपको कोई सक्सेस स्टोरी नहीं मिलेगी टू सेल टू अदर पीपल एंड टू मेक रेफरल्स फॉर, तो फिर ये पूरा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब किसी मेंटी को हायर करें या कोची को हायर करें तो आप भी देखें कि वैल्यूज़ मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं, आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं उसको, कोचेबल भी है या नहीं है। तो वो एक दो कॉन्वर्सेशन समझ में आ जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही। देखें, मार्केटिंग में ना दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक है सेथ गॉर्डन का स्कूल ऑफ थॉट, और मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। उसकी किताब है दिस इज़ मार्केटिंग ट्राइब, जहाँ पे वो कहता है कि यार जो यानी वही वैल्यू बेस्ड जो आप अपना ट्राइब बनाए ना, और जो लॉ ऑफ इनोवेशन एंड डिफ्यूजन है, असल में उसको तो साइमन सिनिक ने बताया था, लेकिन उसके बाद डायग्राम नहीं थी उस टेड टॉक में, तो वो लॉ कहीं रह गया उस स्टार्ट विद वाई वाली टॉक में ना। लेकिन अगर वो देखें लोग तो वो ये बताती है कि भाई इनोवेटर्स होते हैं 2.5%, फिर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। हम फंसते कहाँ हैं, हम होते हैं इनोवेटर यानी कुछ नया कर रहे होते हैं और हम सीधा अर्ली मेजॉरिटी में जाते हैं और वो हमें कुचल देती है। वो क्यों लेगा भाई आपको? सही ना, आपको अर्ली अडॉप्टर के पास जाना है जो आपके साथ कुछ अलाइंड है, कुछ जानता है, कुछ समझता है, और वहाँ पे आप हाई प्राइस सेलिंग भी कर सकते हैं। सही ना, हाई कमिटमेंट ले सकते हैं क्योंकि वो बंदा आपको जानता है। सही बात है। सही ना, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने मेंटोर्स को, जिनके व्हाट्सएप पे उनके लोगों के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं कि दे आर डूइंग मिलियंस ऑफ बिजनेस, सही ना, ओनली बाय देयर व्हाट्सएप, सही ना। और वो फंड रेजिंग भी अगर कर रहे हैं तो ओनली बाय देयर व्हाट्सएप, क्योंकि वो जो चंद लोग हैं उन्होंने उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक
कनेक्शन उनका बिल्ड हुआ हुआ है। वो मासेस में जा ही नहीं रहे, उनको मासेस में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग हैं, इनके साथ काम करना है और ये आउटकम ड्राइव करना है। तो जब ये लोग हैं, इनके साथ काम करना है, आउटकम ड्राइव करना है, तो ये अच्छा, ये जो दिस इज़ मार्केटिंग वाली चीज़ जो रिलेट की ना, तो हमें जब उलमा से सीरत का सुना तो उन्होंने बताया कि भाई देखें 23 साल हैं सीरत के ना, नबूवत के बाद से 13 मक्का के और 10 मदीना के, और टोटल सहाबा की तादाद है 1.25 लाख। तो एक स्टैटिस्टिकली या कोई सोचे तो कहेगा यार 23 साल में अगर 1.25 लाख है तो डिवाइड करेगा और वो सोचेगा मक्का में इतने, मदीना में इतने। आप एक अगर रफ गैस करें मक्का में कितने होंगे? मक्का के 13 लाख में से, मक्का के 13 साल में से 40%। लोग कहते हैं हार्डली 200, बिकॉज बदर में 313 थे ना, बदर वॉज इन मदीना। ओके। तो वो एक्चुअली वो लोग प्रोड्यूस हो रहे थे, वो हु आर द अर्ली अडॉप्टर्स हु आर गिविंग सेक्रीफाइसेस, और एक जमात बन रही थी ना ज़बरदस्त। अब आप मॉडर्न दौर में आप आईफोन को देखें, अर्ली अडॉप्टर है वो ही बेचता है, फिर यानी यूज़र ही बेचता है वो, यानी आईफोन तो एक वो है ना कि आप लड़ाई हो जाती है आईफोन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। मैं तो आईफोन यूज़र हूँ यार, मैं कैसे। सो मैं यानी शायद इतना मुनासिब ना हो कि आप सीरत को लाके एक बिज़नेस के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन आप एक जनरल चीज़ को अगर देखेंगे ना कि आप अगर अपने ट्राइब में रह के काम शुरू करते हैं तो काम आसान होता है। अच्छा, हमें ट्राइब में काम करते हुए डर लगता है, हमें लगता है लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे अबे यार, और चूँकि हमें खुद भी डाउट होता है ना, हमें लगता है कि यार लोग बोलेंगे चूना लगा रहा है, ये कर रहा है। भाई तो आपने अपनी सर्विस पे काम नहीं किया ना। जब आपको ये यकीन आ जाए कि यार मैं तो एक जो है ना वो अपनी पूरी जान लगा दूँगा। अच्छा, ट्राइब में फैमिली फ्रेंड्स नहीं है? होते, मैं तो समझता हूँ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको प्राइमरी काउंट कर रहे हैं ट्राइब का पार्ट, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और थोड़ी सी एक्सपीरियंसेस भी हैं कि सबसे पहले जो आपके दोस्त यार होते हैं ना, वो आपसे मुफ्ता चाहते हैं। अभी कोई काम शुरू करते हैं ना कि यार हमसे भी पैसे लेगा, तो पाकिस्तान में तो बड़ा मसाइल है ये। फिर रिश्तेदार भी होते हैं कि यार अब मतलब ये मेरे घर में हो चुका है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अब्बा से मेरी थोड़ी सी कलामी हो गई कि नहीं यार मैं चार्ज करूँगा, तो बोलो नहीं यार रिश्तेदार क्यों चार्ज करोगे, तो एक वैल्यू उसका कन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई क्यों नहीं चार्ज करेंगे। तो ट्राइब में मुझे लगता है, और ख़ास तौर पे आप जब किसी दोस्त के साथ काम करने जाते हैं कि यार दोस्त अच्छा दोस्त है, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चल साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो आपके डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। सही है, आपने किसी साले के साथ मिलकर काम कर लिया, वही बहन का रिश्ता मसले में पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ट्राइब जब होता है ना, तो ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली आपके अर्ली अडॉप्टर्स ही होते हैं आपकी ऑफरिंग के, लेकिन वो बिल्कुल क्लोज नहीं होते। सही है, क्योंकि बहुत दफ़ा जब आप कोई चेंज करते हैं ना काम में, मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल दूं कि, और ये मैं बड़ा रिलेट करता हूँ इस चीज़ से, कि मैंने 9 to 5 से निजात हासिल की थोड़ी सी, और मैं इसलिए नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो भी हूँ 9 to 5 की लर्निंग्स की वजह से ही हूँ, जो भी मैंने कुछ किया मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस कोचिंग स्टार्ट की, कुछ किया, तो काफ़ी ऐसे लोग ने साथ नहीं दिया, या फिर अगर कर रहे थे तो कि ठीक है पैसे भी लोगे, ये करोगे, इस तरह बहुत सारी चीज़ें की। एंड आई वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। तो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मैंने लेने शुरू किए, और यहाँ भी वो लोग जो मेरी अर्ली अडॉप्टर्स या अर्ली फॉलोअर्स थे, जिन लोगों ने देखना शुरू किया, जो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने मुझे पे करके फॉलो करना शुरू किया और मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करना शुरू किया। रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। फिर उन्होंने देखना शुरू किया, आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों के, हाँ भाई ये कोई चीज़ हो रही है, फात साहब को ऐसा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन को पिछले 5-6 साल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उन अडॉप्टर्स में नहीं आए हैं। ना मैं उनको अप्रोच करता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, क्योंकि मेरा ट्राइब अलग है। इसी तरह मैंने देखा था, जैक मा की एक कोट है, बड़ा ज़बरदस्त कोट है, कि जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी सक्सेस को और आप केक काट रहे होते हैं, तो तालियां बजाने वाले जो आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, उनमें से एक बंदा भी नहीं होता जिसने कंट्रीब्यूट किया होता सक्सेस में। रिश्तेदार दोस्त नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको पे किया आपकी सर्विस के लिए, और अब आप इतने सक्सेसफुल हो गए कि आप केक काट रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आपके वो दोस्त रिश्तेदार जिन्होंने पे भी नहीं किया आपको, उस सक्सेस में काम नहीं है आपका, लेकिन वो तालियां बजाने आ गए, तो उनका ख्याल करें, वो ट्राइब है आपका। तो मैं उस एंगल से पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत दफ़ा लोग, हमारे यहाँ सोसाइटली मसला है कि हम ये समझते हैं कि यार अपना है तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर भी एक लेयर है, ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे आपका अनफेयर एडवांटेज जब आता है कि एक बंदा मुझे जानता है, एक 9 to 5 प्रोफेशनल, एक सेल्स ओरिएंटेड बंदे की तरह के, यार तो हमारे साथ काम करता था, अब तुमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है यार, नाउ यू आर डिफरेंट, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, पता नहीं तो पागल हो गया, ठीक है, तो वी डोंट बिलीव यू। लेकिन जो लोग नए आपको देखना शुरू करते हैं एंड दे सी दिस पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और वो फिर डॉट्स को, आपने कहा ना कि वो डॉट्स देख कनेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये फिट भी है, ये फैमिली ओनर भी है, ये सेल्स में भी काम कर चुका है, ये पढ़ा लिखा बंदा भी है, ठीक है, इसकी बॉडी भी अच्छी है, और ये एज भी कर रहा है, तो यार ठीक है, हमें भी थोड़ा सा इस तरह काम करना है, प्लीज़ हेल्प अस आउट।
तो ये वो लोग होते हैं जो आपको पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो जान रहे होते हैं ना आपको पीछे से, वो नहीं आप पे बिलीव कर रहे होते। ये थोड़ा सा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालिएगा कि ये दो कितना दो सच है। दो चीज़ है ना। मैं आपके जो एक्सपीरियंस है मैं उसको बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, देखें दो 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 चीज़ें होती हैं। एक तो मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि हमारे सर्कल में दो लोग होते हैं, एक बहुत क्लोज होते हैं, बचपन से जानते हैं, चाहे फ्रेंड्स एंड फैमिली में हो, और एक थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं। जो डिस्टेंस पर होते हैं वो बहुत आराम से ले लेते हैं इजी फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक हिजाब होता है, वो आपको पर्सनली नहीं जानते, दैट्स फाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत डेप्थ पे जाने की, तो सही है वो पैसे तो नहीं देते जो शुरू में लोग हमारे साथ होते हैं। अच्छा, उसमें भी ना दो किस्म के लोग होंगे, जहाँ उसमें मजाक उड़ाने वालों की एक तादाद होगी, वहाँ उसमें वफा निभाने वालों की एडमायर करने वाले भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सही ना। तो वो भले साइलेंट होते हैं लेकिन एडमायर कर रहे होते हैं, साइलेंट भी हो या कभी खड़े भी होंगे साथ। तो हमें जो है ना, जो क्या नाम है, बैक सपोर्ट चाहिए होती है, वो है। मिसाल के तौर पे जैसे बेगम की मिसाल लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार बेगम को तो संभालना सबसे मुश्किल है बिकॉज वो आपको जानती है। तो बोले कि बाहर तो यार तुम माशाल्लाह मौलवी साहब क्या क्या बातें कर आए थे, मैं जानती हूँ तुम्हें, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट भी वगैरह सबसे ज़्यादा वही सपोर्ट, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस वो करती है। बिल्कुल, मतलब आप और मेरा वो खास तौर पर जो होम स्कूलिंग वाली चीज़ है वो है, तो अगर आपकी और मेरी बेगम ना हो ऑन बोर्ड तो हम तो उड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो द थिंग इज कि हमें जो मैं बात कर रहा था कि आपके जो क्लोज सर्कल है, उस क्लोज सर्कल में ये वाले लोग तो छांटने हैं कम अज कम। अच्छा, हो सकता है ये आपके बायर ना हो, लेकिन एफिलिएट तो हो सकता है। एफिलिएट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ लोगों को, और इससे ना जब भी कोई आता है ना कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई इम्पैक्टफुल काम करना है, तो हम बोलते हैं यार देखो, अगर तो तुम एक सही इदारे में हो और जॉब कर रहे हो ज़बरदस्त जगह पे, सही ना, और तुम्हारा इदारा भी वही करना चाहता है जो तुम करना चाहते हो, तो फिर तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं जान लगा दो। डॉक्टर कदीर खान बोलते हैं मैं एक स्टार्टअप करके एटॉमिक एनर्जी बनाऊंगा, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाऊंगा, नहीं हो सकता था ना यार, यू हैव टू बी विद दैट क्या नाम है इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरी 9 to 5 है और मैं उसके अलावा कोई इम्पैक्टफुल काम करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ आओ लेट्स मेक अ स्टार्टअप, एंड वो सोशल स्टार्टअप ना, पहले पैसों की बात नहीं कर रहे, ज़्यादा ब्रेक इवन निकालते हैं और काम करते हैं ना। लेकिन जब ये वाली बात होती है तो मैं उनको एक एक्टिविटी करवाता हूँ, मैं कहता हूँ आप जाएँ अपने गूगल से कॉन्टेक्ट्स डाउनलोड करें, सिस्टम पे एक्सेल में आ जाएंगे, आप उसके आगे 3 फिल्टर्स लगा दें। नंबर 1 डायरेक्ट कस्टमर ऑफ माई सर्विस, एफिलिएट टू मी, खरीदेगा नहीं, मुझे पता है नहीं खरीदेगा, लेकिन आगे तो रेफर कर सकता है ना, तो आपने एफिलिएट डाल दिया। और हो सकता है कि आपने तीसरा डाला सर्विस प्रोवाइडर, हो सकता है उस दौरान आप दूसरा काम भी कर लें, यार मेरे कांटेक्ट में फहद भाई हैं, फहद भाई तो फिटनेस ट्रेनर है, ही इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ फिटनेस, चलो मेरी लिस्ट में एक बंदा आ गया ना, कल को किसी को ज़रूरत होगी मैं रेफ़र कर दूंगा। अब एक दफ़ा अगर ये काम कर लें, आपके 500 कॉन्टेक्ट्स भी हैं ना, आपको इनिशियल सेल्स बहुत आराम से मिल जाएगी। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, जब आप ये फ़िल्टर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इसमें जब आपको लगेगा यार ये मजाक उड़ाएंगे, ये सीरियस नहीं लेंगे, वो जितने भी लोग हैं आप उनको ब्लॉक कर दें फ़िलहाल, सही ना। लेकिन उनकी वजह से वो जो दूसरे वाले हैं ना, उनको आप साथ लें और उनको एफिलिएट बना लें, सही ना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने किसी और की सर्विस को रेफ़र करके अच्छे पैसे कमाए, या मेरे एफिलिएट्स ने मुझे अच्छा बिजनेस ला के दिया है। अच्छा, वो एफिलिएट सोशल थे, उनको मैंने बस उनसे डिस्कस किया, मैंने बोला यार मैं ये काम कर रहा हूँ, व्हाट डू यू से, कहते हैं यार समझ आ रहा है, सॉरी वो कह रहे समझ आ रहा है, वी आर सोल्ड आउट, सही ना, और वो आगे उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो जब एक दफ़ा आप यहाँ यानी इस तरीके से ट्राइब बनाते हैं ना, क्योंकि जो आपके फ़ोन कांटेक्ट में ना मोस्ट प्रॉब्ली आप जानते ही होंगे, फिर आप लेयर वाइज आगे जाएं, फेसबुक को फिल्टर करें, जो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये इनिशियल काम कर लिया ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, आप 2 तरह के मॉड्यूल्स इस पे काम कर रहे होते हैं, SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड बिजनेसेस, दूसरा इंडिविजुअल्स जिसमें सोलोप्रेन्योर्स होते होंगे, फ्रीलांसर्स भी होते होंगे। इन दोनों में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पैरेलल्स ड्रॉ करें कि क्या पैरेलल्स नज़र आते हैं आपको, क्या कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन परसेप्शंस हैं, कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा 1-2 करके अगर आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो दोनों साइडों पे काम करने वाले तो इंसान ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम इससे ऊपर की लेयर पे खुद कोशिश करते हैं काम ना करें, क्योंकि एक जुमला है ना, एलिफेंट्स कांट डांस। तो आप
सोचेंगे यार आप किसी बड़ी एमएनसी में जाएं और वो आपकी पूरी बात मान लें, मतलब आप बच्चे हैं फिर, सही ना। वो आपको एक ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग में भी वो आपको बहुत ही पता नहीं किस तरीके से जज करेंगे, सही ना। वो सिर्फ वही डोपामिन वाले या उस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स ने इंस्टेंटली फीडबैक दिया उसके बुनियाद पे वो हो जाएगा। तो हम तो इसलिए एसएमईज पे काम करते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, साल भर का प्रोजेक्ट करते हैं, ज़रा कुछ नज़र तो आए ना, टेंजिबल नज़र आए। डोपामिन तो आसान है, डोपामिन की बेस पे फैसले करना। तो इसलिए एमएनसी की मैं बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ एसएमईज की। और जो सोलोप्रेन्योर है या वो कोई प्रोफेशनल है, वो जॉब ही कर रहा है, वो जॉब के अलावा कुछ नहीं करना चाहता, तो इधर डॉक्टर्स लॉयर्स वगैरह हो गए। इधर डिफरेंस बेसिकली ये है कि इधर एक बंदा है जिसके पास टीम है और ये वो बंदा है जिसके पास जो अकेला है। तो बेसिक तो एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस ये आता है। इसे ये सीखना है कि मैंने लीड कैसे करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है। इसे ये देखना है कि यार मैंने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए ही या अपनी जॉब के साथ भी एक चीज़ को अगर लेकर चलना है तो कैसे लेकर चलना है। सही है। तो ये दो अप्रोचेस लोग लेकर चल रहे होते हैं। इसके पास थोड़ा सा वो कहते हैं ना कॉजेशन वाली अप्रोच पे जा सकते हैं, क्योंकि बजट भी होगा, पैसे भी होंगे, गोल सेटिंग कर सकता है। इसे बिल्कुल इफेक्चुएशन पे चलाना होगा कि भाई जो हाथ में है उसी से कुछ करना है, सोचो क्या कर सकते हो। तो बेसिक तो ये डिफरेंसेस आए। हमारा एक फ्रेमवर्क बना इतने सालों में काम करके, वो है 5E फ्रेमवर्क। तो हम कहते हैं भाई सबसे पहले आए एक्सप्लोर करते हैं, चाहे आप एमएनसी वो, चाहे आप एसएमई हैं, चाहे आप सोलोप्रेन्योर हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं। लेट्स एक्सप्लोर कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको सोसाइटी के क्या मसले बुरे लगते हैं, आप उनको क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर बिगर वाई टू सॉल्व देम, आप किन लोगों को साथ लेंगे उस काम के लिए, क्या स्किल्स चाहिए, सही ना, आपका क्या बैक, वो पूरा एक चार्ट होता है बंदे का ना, जिसमें उसकी पूरा कहते हैं क्लाउड बनता है, रिसोर्स क्लाउड बनता है कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब चीज़। जब वो सब चीज़ें कर लेता है फर्स्ट ही, तो उसके पास कोई डोमेन आ जाती है कि यार मैं सोशल कॉज में ये करना चाहता हूँ, बिजनेस में ये करना चाहता हूँ। ये दोनों बाजू का एक भी हो सकते हैं, बाजू का दो सेपरेट चीज़ें भी हो सकती हैं। पहला स्टेप हो गया। अब हम कहते हैं आओ इन्विजन करो। अच्छा, इन्विजन बड़ा करना चाहिए, ओके, सही ना। पहला था एक्सप्लोर, पहला एक्सप्लोर, सेकेंड ई इज इन्विजन। इन्विजन आपको बड़ा करना चाहिए अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए। जैसे इंडस हॉस्पिटल की मशहूर स्टोरी है ना कि वो जो वो आए अपने दोस्त के पास, सुलेमान भाई उनके दोस्त हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी के, सुलेमान अहमद साहब। तो उन्होंने कहा मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ विच शुड बी वर्ल्ड क्लास एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने कहा वही वाली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो लेट्स मेक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स अराउंड द वर्ल्ड। अब आपने सोचा ना एक हॉस्पिटल से इतना बड़ा कर दिया, तो आज आप कराची का पाकिस्तान का लार्जेस्ट हॉस्पिटल लेके बैठे हैं, 15-16 और आपके पास हैं, और आप दूसरे मुल्कों के लिए भी रेडी हुए। सही बात है। और आपका लेवल ऑफ जो सर्विस है वो MR नंबर पे चलता है, नो पेपर, मतलब आउट क्लास किस्म का काम हो रहा है ना। तो आपने यहाँ पर आके पुश करना है। जो हमारा काम होता है कि यार सिर्फ इतना क्यों सोच लो, बड़ा सोच लो। अच्छा, जैसे ही वो बंदा डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करेगा ना, अब उसको रिसोर्सेज नजर आना शुरू होंगे और लोग भी कनेक्ट होना शुरू होंगे कि यार द मैन इज डूइंग समथिंग बिग, लेट्स कंट्रीब्यूट यार, ऐसे ही सही ना, इसको सपोर्ट करो। तो इन विजन में वो फिर एक बड़ा प्लान क्राफ्ट करता है। अच्छा, अब मसला ये है कि सिर्फ बड़ा प्लान क्राफ्ट कर लिया तो शेख चिल्ली भी ना बने ना। आए ज़रा नंबर 3 विच इज़ एग्जीक्यूशन। आए ज़रा व्हेन रबर हिट्स द रोड, यार अब आए ज़रा मैदान में कुछ कर लेना इसके लिए। तो उसको ब्रेक डाउन करते हुए नीचे लाते हैं और हम बोलते हैं भाई इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं, हाँ वो करना शुरू कर दो। तो एग्जीक्यूशन का पूरा प्लान बनता है जिसमें ये होता है भाई आपके पास नॉलेज क्या है, क्या नॉलेज बेस बिल्ड करना है, क्या टीम बिल्ड करनी है, नहीं करनी है, अकेले क्या करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, सही ना, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, बेसिक जो हर एरिया की बेसिक स्किल्स तो चाहिए ना। सही है। थोड़ी सी मार्केटिंग, थोड़ी सी सेल्स चाहिए होगी, शर्माएंगे तो काम नहीं होगा। सही है। वो पूरी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट चलता है। फिर आता है इवैल्यूएशन, खुद भी इवैल्यूएट करना है, दूसरों से भी इवैल्यूएट करवाना है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेली बेसिस पे क्या इवैल्यूएट हो रहा होगा, वीकली पे क्या इवैल्यूएट हो रहा होगा। अब ये 4 से आपका ऑलरेडी साइकिल चल रहा है, लेकिन रुकना नहीं है। नंबर 5 इज एनहेंसमेंट। यार आप उसके बाद भी कोई नया फ्रेमवर्क आ रहा है ना, चेक तो कर लें। मे बी आपके काम को 4 चांद लग जाए। शार्पन द सॉ, सही ना। कोई नया मेंटोर मिला, कोई नया बंदा आया, कोई नई चीज़ आई, 80% स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग, 20% लेट्स एक्सप्लोर। हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए और वो नई चीज़ आपको कहीं का कहीं ले जाए। दैट्स एक्चुअली री एक्सप्लोर। और ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, अब SME के लिए जब हम ये कर रहे होते हैं
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चूँकि सेट हो चुकी होती हैं, वो एक्सप्लोर के फेज से काफ़ी आगे आ चुके होते हैं, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है, लेकिन चूँकि एक रिदम में है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उधर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से काम हो रहा होता है। और जो इधर बंदा होता है जो कि सोलोप्रेन्योर है, लेकिन उसको पता है मैंने यही काम करना है, उधर भी बहुत हद तक एक्सप्लोरेशन हो चुकी होती है। मसला उधर आता है, एक बंदा स्टक इन 9 to 5, कॉट ऑन द रॉन्ग जॉब। अब वो बेचारा आता है ना, वो कहता है अच्छा हम कहते हैं आओ बैठो सोचो व्हाट यू कैन डू, तो उसमें बड़े मजे मजे के आइडियाज निकल कर सबसे ज़्यादा डेस्परेट तो मेरे ख्याल से वही होता होगा बेचारा, वो सबसे ज़्यादा डेस्परेट होता है। और बेचारे अनफॉर्चुनेटली बुरा लगेगा लोगों को सुन के, इतने सालों के तजुर्बे के बाद मैंने ये नोट किया कि ये बेचारे काम नहीं कर पाते। हाँ, वो बहुत अच्छी बातें करेंगे आपके, वही डोपामिन सुनेंगे, बोलेंगे यार उमर भाई विल डू दिस, एंड फिर बोलेंगे यार। असल में उसकी ना एक दो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि साथ में काम करके तो जाहिर है, एक तो ये कि जो पेचेक का नशा है, वो पेचेक जितना मोटा होता रहता है ना उतने मसाइल बढ़ते रहते हैं। अगर वो 2-3 लाख पे है तो मेरे ख्याल से इंसान को डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो पहुंच गया मिलियन तक तो फिर तो भाई आप गए, क्योंकि एकदम से आपको किसी भी काम में इतना पैसे नहीं मिल रहे होते ना, ऐसे ही। और फिर आपको टीम भी चलानी है, सब कुछ करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक लाइफ की रिदम सेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 30 साल की सर्विस है, 30 साल में आपने कोई भी काम नहीं किया, आपने सिर्फ नौकरी की है, ठीक है। अब आप 30 साल बाद खुदा ना खास्ता कितने लोग गोल्डन हैंडशेक दे के बैठ गए। मैं जब एक मल्टीनेशनल में था तो मुझे पता चला कि भाई 24 साल की सर्विस थी एक इंटरनल ऑडिटर की, उसको गोल्डन हैंडशेक दे के एक ही रात में फारिग कर दिया, और कितनी 6 महीने की या साल की तनख्वाह दे दी होगी। वो तो मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में निकल जाएगी, क्योंकि हमारे खर्चे ही एड्रेस नहीं हुए हुए होते। तो एक तो हमारी मनी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्किल्स ही इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ना हमने कोई काम किया हुआ होता है, और वो रिदम बना हुआ होता है, तो खर्चे भी वैसे चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो जो डर होता है ना, वो इंसान को हिलने नहीं देता। और ये बातें सुनने में उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं जितना भी काम किया है 10-15 साल, मैंने लोगों को देखा है, रोज़ जब भी फड्डे होते थे, सेल्स के मसले हो गए, कुछ हो गया, किसी के गले पे आ गई, कुछ हो गया, यार अपना काम करूँगा, यार अपना काम करूँगा, ये रोज़ के मसले थे। लेकिन अभी तक काफ़ी लोग वहीं बैठे हैं, इतने भी हैं कि जिनका जो 3rd जनरेशन बिजनेसमैन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार अपने पैरों पे खड़ा होना, मैं क्यों करूँ बापू, मैं तो अपना काम करूँगा। यहाँ गालियाँ भी सुन रहे हैं, यहाँ डिस्प्रेशन, यहाँ स्ट्रेस का भी शिकार है, डिप्रेशन का भी शिकार है, लेकिन नहीं, दिस इज़ बेटर देन दैट। तो ये काफ़ी सारी आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं और फिजिकल इश्यूज़ भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें ना देखें अगेन यहाँ जाके ना फिर वो पर्पस वाली चीज़ दोबारा कनेक्ट करती है कि यार क्या बॉस के क्या नाम है डांटने पे अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो यार ये तो बहुत ही वीक पर्पस हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये तो रिएक्शन है। हाँ ये रिएक्शन है, सही है। तो आपका ये स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा ना तो आप कुर्बानी दे देंगे, और कुर्बानी देंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। भाई डॉक्टर बारी भी वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ डाउ, सही है, बट उन्होंने इंडस एक बड़े मकसद के लिए खोला ना, तो वो खड़े में आज तक चल रहे हैं। सही बात है। 60+ होने वाले हैं और चल रहे हैं। सो द थिंग इज वहाँ पे हमें लोगों को यहाँ पे पर्पस से कनेक्ट करना होता है कि भाई ये पर्पस है, ठीक है ना। स्टेप्स आप बहुत रियलिस्टिक ले लो शुरू में, कोई मसला नहीं, लेकिन पर्पस की अलाइनमेंट तो हो कि आप काम करना क्यों चाहते हो यार। सिर्फ आप उस ट्रैप से निकलने के लिए करना चाहते हो तो भी उस ट्रैप से निकलने की वजह क्या है। अगर आपके पास वो बड़ी वजह नहीं है काम करने की तो क्या होगा कि आप वहाँ से निकलेंगे और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। पैसे आने के बाद भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा पर्पस के मैंने करना क्या है। उसके बरक्स अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आ जाएगा तो आप वो जॉब के साथ भी जो 2-3 घंटे आपके पास होंगे ना, आप वो काम भी बड़े इंजॉय करके कर रहे होंगे, बिकॉज आपको नज़र आ रहा होगा कि यार कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग करता था, ठीक है ना। इस पूरे 15 साल में मैंने पहले टीचिंग से अपने आप को सपोर्ट किया और फिर मैं फुल टाइम ट्रेनिंग। तो जब मैं टीचिंग करता था तो बाज़ अगर मैंने बहुत अपने आप को यानी बर्न आउट भी किया, सुबह से निकले में और रात को देर से आने। लेकिन जब मैंने पहला कोर्स Udemy पे लेकर आया तो मुझे याद है कि मैं आता था सुबह 7 बजे का, निकला हुआ 9 बजे घर आया, ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा के सब कुछ करके फिर लैपटॉप उठाया, सब कुछ उठाया, सही ना। घर में जगह भी नहीं थी, सही ना। तो मैं मुझे बहुत खुशी होती है बताने में, माय फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, तो वो यानी घर में बिल्कुल जगह नहीं होती। तो मैं दोस्त के जगह पे जाकर कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग्स करता था, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वो करके। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार मैं कुछ किसी की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। और आज Udemy पे 136 मुल्कों से स्टूडेंट्स हैं उन कोर्सेज में, मतलब 136 मुल्क वैल्यू रखती है ना। तो मुझे लगा कि यार किसी को मेरी ज़िंदगी में किसी को मेरे काम से फ़ायदा हो रहा है ना। अच्छा, एक बंदा घर पर आया एक दफ़ा मिलने, कहने लगा वो ना मैं आपके ना लेक्चर्स डाउनलोड करके गाड़ी में जाते हुए सुनता हूँ। अच्छा मतलब आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। सही बात।
तो जब वो एक आध फीडबैक भी आता है ना तो आप बोलते हैं यार कुछ हो रहा है। अब वो आपके यानी आप जितना टाइम आप यानी इट्स लाइक गाड़ी ना, आप इंजन चला के छोड़ दें, फ्यूल खाती रहेगी वो। तो आप ये डिपेंड नहीं करता कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं कम काम कर रहे हैं, वही कॉग्निटिव डिसऑनेस है या नहीं। अगर आपको कोई पर्पस ड्रिवन काम मिल गया है तो आप पूरे दिन के थके हुए आएंगे ना, फिर भी आप वो काम करेंगे और आप वो काम करके उल्टा फ्रेश हो जाएंगे। आप बोलेंगे आप सुकून मिला ज़िंदगी का, सही ना। यानी वो एक कोचिंग सेशन हो जाए ना दिन में तो बंदा बोलता है यार आज सेट हो गया, सुबह 2 घंटे एक बंदे के साथ लगाए ना, उसकी ज़िंदगी का एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, आज तो वसूली हो गई। आपके ये जो यूडेमी पे कोर्सेज हैं ये इसका वो क्या है, ये भी फ्रेमवर्क्स पे हैं बेस कोर्सेज? बेसिकली ऐसे ही गोल सेटिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और वो फिर मैंने शुरू में सोचा था कि यार इनको डॉलराइज करूं, फिर मैंने कहा यार इसको फ्री कर। तो यूडेमी पे जो कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादा लोगों की इनरोलमेंट की एक बड़ी वजह ये भी है कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सेल्फ पेस्ड हैं, तो लोग उसमें आगे वो कर रहे होते हैं। इस पर ना मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मसला जो है ना हमारे यहाँ कोर्सेज बेचने को, ख़ास कर बेचने को, चले कोर्सेज बेचने से पहले मैं एक स्टेप बैक आता हूँ। अगर आपने कुछ बेच दिया ना किसी को, या आप कुछ बेच रहे हैं तो यार आप बेचू हो बहुत बड़े और आप मंजन सेलर हो, एक ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत अच्छे कोर्सेज बेचने वाले ही बेचारे वो भी इस पिस जाते हैं इसमें कि यार ठीक है ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें ना अपने लिए सोसाइटली प्रॉब्लमेटिक कर ली हैं, ख़ास तौर पे व्हेन वी आर सेलिंग। तो यार दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। इसलिए बहुत दफ़ा कह जाता है कि यार यू हैव टू सेल विदाउट सेलिंग, या इस तरह की चीज़ें चले साइकोलॉजी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक द ट्रांजैक्शन। और आप ट्रांजैक्शन नहीं मेक करोगे तो उसका मतलब इकोनॉमिकली आप सिर्फ घरेलू तौर पे नहीं, इकोनॉमी वाइज भी डाउनफॉल पे आओगे। तो इसका काफ़ी अच्छा एक वो था, जैसे मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले आपसे डिस्कस किया था ना यहाँ पे कि आप रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं कि यार तो मुफ्त में नहीं कराएगा नहीं करेगा। एक बंदे ने, एक यूट्यूबर, ये पता नहीं फेसबुक का इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अर्से पहले उसने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में वो गया था कि जॉब वॉक कर रहा था, तो उसकी बॉस ने उससे कहा कि तुम कैमरा अच्छा चलाते हो, शाम में मेरी कोई सेरेमनी है आप आओ और कैमरा लेके। तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो उसने कहा कितना चार्ज करोगे? तो उसने कहा नहीं मैं चार्ज थोड़ी करूँगा, आप मेरी बॉस हैं। तो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता तुम चार्ज करोगे मुझे। तो वो गोरे तो प्रिंसिपल होते हैं, वैल्यूज़ के मारे होते हैं। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहता है कि मैंने सारा जब सब कुछ कर लिया उनका, शाम को अगले दिन नाइकी के स्नीकर्स रखे हुए थे मेरी टेबल पे ना, मेरे क्यूबिकल में। तो मैं गया, मैंने कहा ये, बॉस ने कहा था थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा बॉस ये क्या? सुना नहीं है, यू डिज़र्व्ड इट, और ये तो होना ही था। तो हमारे यहाँ वो वैल्यूज़ की कमी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने वैल्यू क्रिएट की, उसके अगेंस्ट अपना टाइम लगाया। फॉर एग्जांपल आप कोचिंग करते हैं, आप खुद जानते हैं कोचिंग करने के लिए, 1-to-1 कोचिंग करने के लिए आप किसी की नेगेटिव एनर्जीज ले भी रहे होते हैं, उसको चैनलाइज करके पॉजिटिवली उस तक थ्रो बैक कर रहे होते हैं। फिर आपको उसको इतना डेप्थ में सुनना होता है कि आपको क्वेश्चनिंग करनी होती है। तो क्वेश्चनिंग करने के लिए आपको इन डेप्थ सुनना होता है। बहुत दफ़ा ना उसके नेगेटिव एनर्जीज आप इम्बाइब कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये काम आप मुफ्त में क्यों करेंगे? अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए हम लोगों को कि हम कोर्सेज बेचने की तो बाद में बात करेंगे, पहले बेचने को तो इंस्टीट्यूशनलाइज करें, बेचने को तो औकात दें थोड़ी सी, जब कहीं जाके हम करेंगे। दूसरा जो कोर्सेज बेचने की बात होती है कि भाई फॉर एग्जांपल यूट्यूबर्स ने बना के यूट्यूब को बेचना शुरू कर दिया। इसमें फिर दूसरे ध्रुव राठी है, बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर है। तो वो हर वीडियो में कहीं ना कहीं अपने कोर्स का जिक्र करता है। फिर वो ये बोलता है कि भाई कोर्स बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरी कोर्स में इशूज़ प्रॉब्लम्स कौन से रिजॉल्व हैं, सब कुछ हुई हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो लोग कोर्सेज बेचना चाहते हैं अभी भी और वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उनको इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इन्हांस करनी चाहिए, कम्युनिकेट किस तरह करना चाहिए कि भाई मेरे कोर्स में जो वैल्यू है दिस डिज़र्व्स टू बी प्राइस्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं क्यों फिर अपनी जान लगाऊँ इतनी। सही, ये ज़रूरी इसलिए है कि वी नीड टू कम टू दैट लेवल टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं वैल्यू ऐड करने के लिए अपनी इनपुट दे रहा हूँ एंड आई चार्ज फॉर दैट। सही। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने चुपता हुआ टॉपिक जो हमारी सोसाइटी का है। देखें, इसमें ना सबसे पहले मैं ये समझता हूँ, जो हमने पहले बात की थी वो ट्राइब वाली, सही ना, कि जैसे सैथ गॉर्डन ये भी कहते हैं ना, फाइंड द राइट कस्टमर एंड देन डेवलप प्रोडक्ट फॉर दैट पर्सन। तो इस प्रोसेस को समझें। अगर आप पहले प्रोडक्ट बनाएंगे और आप मार्केट में चले जाएंगे, भाई फरारी जो है ना फेसबुक पे नहीं बेचने जाएगा, ना ही वो कमेंट में जवाब देगा फरारी का कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कि फरारी क्यों महंगी है। जो महंगी है ना, जिसको लेनी है वो ले लेगा। सो वंस यू हिट द राइट टारगेट ऑडियंस, तो आपको ये इशू नहीं होता। हाँ, अब वो टारगेट ऑडियंस शुरू में कम होगी, फिर मास डेवलप होगा ना, क्योंकि आपको भी लोग नहीं जानते, तो ग्रेजुअली सीना बसीना ही चीज़ चलेगी, वर्ड ऑफ माउथ ऐसे फैलेगा। अब आप अगर जल्दी के लिए पहले जाएंगे तो फिर तो आप
आपको ये मसला आएगा, ठीक है ना। जब मैं टीचिंग करता था तो मैं जब बच्चों से ये बातें करता था ना, तो वो बोलते थे यार सर ये पेपर में तो नहीं आएगी, ये तो ज़िंदगी की चीज़ है ना, पेपर में तो नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन पेपर में क्या आएगा ये तो बताओ। तो मैं उनको ना पहले पेपर पूरा करवा के फिर बोलता था अच्छा चलो अब एक्स्ट्रा क्लास में ना ये सुन लेना मुझसे। अच्छा अब हुआ क्या, वही ERDC का जब मैं कोर्स कर रहा था तो वहाँ सब लोग बैठे हुए थे पेयर लर्निंग में, एक तो यानी डिस्कशंस हुए तो लोग मेरी बातें बड़ी गौर से सुन रहे, वो जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो उन्होंने कहा आपकी तो बातों की बड़ी वो मतलब हमें तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है आपकी बातों से। अच्छा उन्हीं दिनों मैंने वो कोर्स लॉन्च किया था, मैंने कोर्स लॉन्च किया तो मैं देख रहा हूँ कि अडल्ट ऑडियंस जो है वो बाय कर रही है कोर्स। वो कह रहे हैं यार आपने तो बात की, हमें तो फ़ायदा हुआ, समझ आ गई बात, और उससे तो हमारी ज़िंदगी में ये चेंज आया, सही ना। मतलब एक रीसेंट केस स्टडी है मेरे पास, एक बंदा वो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट था, उसने उस जगह से काम छोड़ा बिकॉज उस जगह वल्गैरिटी बहुत थी। तो ऐसी मशवरा करना है, उसने बोला मैं भाई छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम ये बताओ तुम्हारे पास बैकअप है? कहना हाँ घर अपना है, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हैं। मैंने कहा देख लो 6 महीने से 2 साल के दरमियान सेविंग्स हैं और तुम फ़ौरन से कोई काम पकड़ सकते हो तो सही है। तो उस वक्त उसने कहा मैं 1-1.5 लाख का काम पकड़ लूँगा। आज वो अपनी जो जॉब की सैलरी थी विद इन 6 मंथ्स कई फोल्ड्स उसकी इनकम है, अभी अकेला ही और 30-40% कैपेसिटी पर है। और उसने विजन ये बनाया कि मैं जो है ना वो ये जो वल्गर मार्केटिंग है ना इसका ऑल्टरनेट ला के खड़ा कर दूँ इंशाल्लाह। तो छोटों को भी ट्रेन करूँगा, बड़ों के साथ भी कोलैबोरेट करूँगा, सब कुछ करूँगा। पर्पस ड्रिवन हो गया ना काम। अच्छा उस बंदे के लिए वैल्यू है और वो पे भी कर रहा है। अच्छा वही चीज़ उस स्कूल गोइंग बच्चे के लिए वैल्यू नहीं है, सही ना। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हैं भाई फेसबुक पे बूस्ट लगाएंगे, स्पॉन्सर करेंगे एंड यू विल गेट द क्लाइंट्स और ये सब कुछ हो रहा होगा, भाई आपके पैसे ज़ाया होंगे और उन कमेंट्स में आपको वही पड़ेंगी गालियाँ जो पढ़ रहे हैं। सो द थिंग इज आप सबसे पहले बैठें कि यार हु इज़ माई टारगेट ऑडियंस। अच्छा जब मैं टारगेट ऑडियंस से बात करता हूँ तो एक क्लाइंट को मुझे याद है कि मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने कहा 20 मिनट, फिर हमारी 40 मिनट ऑनलाइन फर्स्ट मीटिंग हुई। 20वें मिनट में उन्होंने कहा था यार आई एम सोल्ड आउट, मुझे आज तक किसी ने ऐसे पिच नहीं किया, पैसे बताएं। तो मैंने कहा आप बताएं आपका बजट क्या है। तो काम हमारा आसान हो गया। अच्छा क्योंकि मैं उस पर पूरी वर्किंग करके गया था, सोशल मीडिया से हर चीज़ों से देखा, मैंने कहा यार इसके साथ पूरी वैल्यू अलाइंड है, आप जानते हैं उनको, मैंने कहा पूरी वैल्यू अलाइंड है, इनको मैं समझाऊंगा ना इनको समझ आ जाएगी बात। अब आप अगर गलत ऑडियंस को हिट करेंगे तो मसला तो होगा ऐसे ही। तो इसलिए एकदम से मशहूर होना, एकदम से मासेस को यानी क्या मासेस के लिए एक्सपोज होने से बेहतर है कि आप मासेस को कोई फ्री सर्विस दे दें, कोई फ्री क्लास दे दें और उसको एक टॉप लेयर ऑफ द फनल बना लें और वहाँ पे लोगों को आने दें, सही ना। फ्री बीस को आने दें और वहाँ से फिल्टर हो जाएंगे खुद। जब वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे उनको समझ आ जाएगा हाँ यार बंदा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये डिफरेंस होता है। अगर हम ये कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे ना तो मुश्किल तो आएगी। इवन एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मेरा एक कोर्स था वो तो उस वक्त बहुत ही सस्ता था, 1500-2000 का था, तो वो एक साहब से डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा यार आप मेरा नर्सरी पे ऑफिस है शायर फैसल पे, आप कभी गुजरो तो मुझे कॉपी करवा दीजिए। चला गया। एक दिन था, मैंने बोला आप अच्छा गया तो मैंने नाम लिया, उन्होंने कहा वो डायरेक्टर रूम में। अच्छा मैं गया, मैं समझा असिस्टेंट होंगे, 1500 का कोर्स लिया उन्होंने, यार कौन हूँ, गया तो डायरेक्टर थे। अच्छा कहने लगे यार मैंने तो मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो आप चलें कॉपी करवा दें। वहीं उन्होंने मुझे बोला यार मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी की भी ट्रेनिंग्स हो और मैं अपनी फैमिली की भी ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ बच्चों की। वहाँ से हमारा फैमिली का काम शुरू हुआ। अच्छा कि फैमिलीज़ में भी लोग करवाते हैं ना ट्रेनिंग, यार चलो हमारे बच्चे हम सब साथ बैठ के विजन बनाते हैं। अच्छा अब उनके भाई थे वो कनाडा से आए थे, उन्होंने कहा अच्छा आपका क्या एक्सपीरियंस है ये वो सारी। मैंने कहा देखें उस वक्त था भी नहीं था एक्सपीरियंस, पुरानी बात है। तो मैंने कहा देखें एक्सपीरियंस तो पता नहीं ये, लेकिन कोर्स आपके पास आ गया, आप कोर्स कंज्यूम कर लें, अगर आपको समझ आऊँ तो बुला लीजिएगा। विद इन अ वीक कॉल आ गई थी और एवरीथिंग वाज डन। लेकिन हर जगह से नहीं भी आती ऐसे। सो आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले बेचे नहीं, पहले उनको बताएं कि आप कौन है, नज़र तो आएँ। भाई मार्केटिंग का रूल है, जब आप नज़र आएंगे ना वैल्यू खुद ही, यानी लोगों के जहन में आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। अच्छा लोगों के पास ना वो स्टेमिना नहीं होता नज़र आने का। या तो आप स्पॉन्सर लगाएं, सिर्फ नज़र आ रहे हैं, अभी आप कुछ नहीं बेच रहे, ठीक है ना, और फिर आप वैल्यू दे के किसी को लेकर आ रहे हैं किसी चीज़ को बेचने की तरफ, ये एक चीज़ है। या फिर आप डायरेक्टली रीच आउट करें और आप बताएं कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ। लेकिन एट द एंड अगर आप सही ऑडियंस तक पहुँचेंगे ना, देखें लोग पेन में मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे, और आपके पास एक सर्विस है, यू जस्ट हैव टू ब्रिज द गैप।
लेकिन अगर आप गलत जगह पे हिट करेंगे तो आपको इशू होगा। तो मैं ये समझता हूँ कोर्सेज बिल्कुल आज भी बिक सकते हैं, मासेस में शायद बेचना मुश्किल हो, लेकिन वही कोर्स आप जो है ना वो इंटेंस करके बहुत अच्छा बेच सकते हैं। एक केस स्टडी बता दूँ छोटी, एक ही जुमले की। लास्ट ईयर ना 2024 के स्टार्ट में हमने गोल सेटिंग के, यानी हम पहले रिकॉर्डिंग सेल करते थे, फिर रिकॉर्डिंग में सैचुरेशन आना शुरू हुई, तो हमने लाइव वेबिनार्स करना शुरू किए। तो 2024 में हमने लाइव वेबिनार्स किए थे, दिसंबर में स्टार्ट किए थे, हर वीक हम कर रहे थे, और फेब तक हम लेकर गए थे गोल सेटिंग की। तो उसमें हम लोगों को बताते थे आप इस साल के गोल सेट कर लें, और हमारा मेथड होता है गोल्स एंड एक्शंस, सिर्फ गोल ना लिखें, एक्शंस भी लिखें। इस पर हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी। तो उसमें ऑलमोस्ट 200 से 250 लोगों ने वो सेशंस लिए। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने होमवर्क किया और गोल्स हमारे साथ डिस्कस किया। अच्छा, और हमने शायद बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाए उससे। इस साल हमने कहा भाई कोई ओपन कोर्स नहीं है, रिकॉर्डिंग फ्री है, जिसको चाहिए जाके रिकॉर्डिंग देख ले, वर्कबुक भी फ्री है, जिसको चाहिए जाके वर्कबुक देख ले, सही ना। लेकिन अगर आपको मेरे साथ बैठ के लिखना है तो उसकी एक सर्टेन प्राइस है। सही है, आप आ जाएं, मैं 4 घंटे आपको दूंगा, मी एंड यू, और हम बैठ के लिखें। वही एलेक्स हॉर्मोज़ी वाला मॉडल है कि एग्जीक्यूशन के लिए आप चार्ज करें, एग्जीक्यूशन के लिए चार्ज करें। तो हमने पैसे भी ज़्यादा कमाए और उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ। इवन एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो वो 2 मुल्कों में ऑपरेट करते हैं इस वक्त, करते थे जब मैं ये बात कर रहा था। तो मैंने कहा 25 में आप कितने मुल्कों में जाने जाएंगे? कह रहे हैं 2 ही बहुत हैं। तो मैंने कहा जरा लो हाई पे खेलते हैं ना, लोएस्ट 2 कर लें, रियलिस्टिक 2 और ऑप्टिमिस्टिक में बताएं। तो कहने लगे 2 और कर सकते हैं। फिर वो उम्रे पे गए, वहाँ उनकी किसी से बातचीत हुई और उनकी KSA में जो है ना वो लॉन्च होने की बात हो गई। तो वो आके अपनी टीम को बता रहे थे, वो कह रहे थे यार वो मैंने लिख लिया और अल्लाह ने 1 हफ्ते में ही उसकी अपॉर्चुनिटी बना ली। तो आप जब 1-on-1 किसी के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये होता है। तो मैं ये लोगों को कहूँगा कि यार, यानी आप देखें, ये असल में बात लंबी हो रही है, लेकिन ये जो बात निकल रही है ना, ये निकल रही है जो एक बहुत बड़ा वो है ना कन्फ्यूजन जहनों में, वो क्या है? वो है पैसिव इनकम। देयर इज नो पैसिव इनकम इन दिस वर्ल्ड। ये तो मसला है। आप YouTube की मोनेटाइजेशन से भी जो कमा रहे होते हैं, तो जो YouTube चला रहे हैं उनसे पूछे बिल्कुल ऐसे ही क्या होता। तो लोग वो बोलते हैं यार एक कोर्स बन जाएगा, पैसिव इनकम आएगी। भाई नहीं आएगी, आप एक्टिव कमा लो पहले। उसको भी तो अपडेट करते रहना है आपको। तो वो वहाँ से कन्फ्यूजन आता है कि लोग बोलते हैं फ़ौरन से कोर्स बना के भेज दो। भाई कोई क्यों खरीदेगा आपका कोर्स? सही बात। और देखें, कोर्स या बुक ना जिंदगी के आखिर में लिखी जाती है। गोरा क्या करता है, वो था ना मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस वाला, उसने सारी जिंदगी मैरिज काउंसलिंग की और एंड में अपने सारे केसेस का एक कंक्लूजन उसने किताब में डाल दिया। तो लोगों ने वर्थ इट ना यार। आपका तो कैरियर शुरू हुआ है और आप उसमें किताबें लिख रहे हैं और आप जो है ना वो कोर्सेज बेच रहे हैं यार, तो कोई क्यों सीखेगा आपसे? वो गोरे से ही सीख लेगा सीधा। नहीं, और इसमें दूसरा पॉइंट है जो बड़ा रेलेवेंट है और मैं बात भी करना चाह रहा था, लेकिन इससे लिंक इसलिए हो सकता है कि AI के दौर में इंफॉर्मेशन और नॉलेज वैसे ही कमोडिटाइज हो गई है, ठीक है। तो अगर आप कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या पीस ऑफ कंटेंट देते हैं तो आप तो ये लोग ये सोचेंगे ना यार क्या है मसला, थोड़ी अब ChatGPT अवेलेबल है, हर कोई बन सकता। पहले आपको सर्च करना पड़ता था, लिंक्स आते थे, आपको फिर रिफाइन करना पड़ता था, यूट्यूब पे भी 10 वीडियोस देखनी पड़ती थी। अब तो डीप सीक और ग्रॉक और पता नहीं क्या कुछ एनालिसिस भी करके दे देगा। मैं देख रहा पूरा लिटरेचर रिव्यू उसने लिख के दे दिए, साइटेशंस करके दे दी, सब कुछ दे दिया। तो इस दौर में तो अब तो वैसे भी लोगों को लगेगा कि यार ये कौन सी बड़ी चीज़ है, तो कोई मसला ही नहीं है। तो AI के दौर में कोचिंग की जो वैल्यू है, क्योंकि ये भी चीज़ें मेरी 1-2 दफ़ा बहस हुई है लोगों से कि भाई AI इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं पीछे छोड़ सकता ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह मशीन लर्निंग आगे जा रही है, कुछ नहीं पता क्या कुछ होने वाला है, यू नेवर नो। बट कहीं ना कहीं फिर एक दफ़ा एक ट्रेनर है, मैं उसकी टॉक सुन रहा था, बोला था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बंदा पूछेगा कि हु इज़ ऑन द अदर साइड, इज़ दैट AI तो ह्यूमन बीइंग? अगर वो बोलेगा AI तो बोलेगा ओ शिट यार, लेट्स आई वांट टू टॉक टू एनी ह्यूमन बीइंग। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसके आप बैक स्टेज बात कर रहे थे ना कि भाई कोचिंग में कुछ भी हो, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन ज़रूरी है। तो व्हाट डू यू थिंक कितना असर रहेगा वक्त के साथ साथ AI जितना भी आ जाए? क्योंकि मेरे एक क्लाइंट हैं जिनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, फिर वो AI जनरेटिव AI पे काम करते हैं US में। तो उन्होंने, उनके पास कुछ पेटेंट्स भी हैं 2-3 प्रोडक्ट्स के, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं ChatGPT और डीप सीक को अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पे यूज़ करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, तो फ़ाद यकीन करो कि मुझे इस कदर, और मैंने उसका कहा कि बी माई कोच, डोंट जज मी,
and don't advise me, ask me questions, and don't help me out solve this problem. I just want to explore it more. तो कह रहा है यार मैं किसी इंसान के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता. तो दिस इज़ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दैट दे आर हैविंग. तो इसमें कोचिंग, काउंसलिंग वगैरह कहाँ लाए करेगी? देखें, अगर तो आप उसको सिर्फ लॉजिक से चला रहे हैं, लॉजिक पे तो मैं मानता हूँ कि एआई आपको ये सब चीज़ें कर देगी, जो कि शायद एक, यानी आप मुझसे कोई कहेगा यार मैं तुम तो कोचिंग में ये नहीं कर रहे थे, एआई ने तो ये सब कुछ कर दिया, दैट्स फाइन, मैं मानता हूँ. लेकिन जो इमोशनल वाली चीज़ है ना, वो तो बल्कि आपकी डिमांड और बढ़ने वाली है. खासतौर पे स्टोरीज, क्योंकि आप स्टोरी सेलिंग करते हैं किसी की, और ये तो डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जितना एआई बढ़ेगा उतना लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, और इतना ये वाली चीज़ जो है ना बढ़ेगी. एक बात. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि देखें, होता ये है कि एआई जो है ना, वो बहरहाल सुन थोड़ी रही है. एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान होने के नाते हमें, हमारे अच्छे दोस्त कौन होते हैं? जो हमें सुनते हैं, जो हमसे बातें करते हैं, हम उनके अच्छे दोस्त होते हैं. वो हमारे हो सकता है अच्छे दोस्त ना हो, क्योंकि इंसान की एक साइकी है, इंसान चाहता है कि यार मुझे सुना जाए. सही बात है. तो एआई आपको सुन नहीं सकती. अगर सुन भी रही है तो आपको सबकॉन्शियसली ये पता है, बल्कि कॉन्शियसली ये पता है कि यार इट्स अ रोबोट, ये इंसान नहीं है. तो तभी तो बच्चों से प्यार होता है, तभी तो मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप देखेंगे कि ये बढ़, यानी वेस्ट में जहाँ एआई या ये टूल्स जितने बढ़ रहे हैं, वहाँ ये वाले मसाइल हमसे बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है ना. जैसे आप फिटनेस का बता रहे थे कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, मैं आपको लिटरली बताऊँ, बिल्कुल सेम जो आपकी फील्ड में है वो मेरे साथ भी है, कि प्राइस वाइज भी, और मेरे पास अगर 10 रनिंग क्लाइंट्स होंगे तो उसमें से 8 ओवरसीज़ होंगे, और ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के होंगे, फिर मिडिल ईस्ट के होंगे, फिर इधर होंगे. अच्छा, पाकिस्तान तो वैसे ही, क्योंकि घर वालों से बातें हो रही हैं, कोई ना कोई नसीहत हो रही है, कोई ना कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, दोस्त हैं, कुछ ना कुछ मतलब चल ही रहा है. अच्छा, ये भी पेन पॉइंट है वैसे पाकिस्तानी इंडियंस का, मुझे लग रहा है ये रहेगा हमेशा, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो बेसिकली होता है कि अक्सर मैंने कहा वाई मी, मैं सवाल करता हूँ, मेरा इंट्रीग हो जाता है ना कि यार दुनिया भरी पड़ी हुई है इतने अच्छे ट्रेनर्स कोचेस से, तो बताए यार वी हैव गॉन थ्रू योर कंटेंट और हमने ये देखा, वी कैन रिलेट टू यू. और दूसरी बात ये कि यार देसी हो ना, तो मतलब यहाँ गोरा वोरा कोई भी हायर कर लो तो यार वो हमें कहते हैं एवोकाडो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें बात समझते ही नहीं है. तो वी वांट अ देसी टच एंड यू वांट अ देसी डंडा. सही, ये बड़ा ज़रूरी होता है. तो ये भी मैंने पाकिस्तान इंडियंस में देखा है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा एआई बहुत देर में आएगा, अगर आएगा अभी, क्योंकि हम लोग इतना जल्दी इवॉल्व करने वाले नहीं हैं. तो ये भी एक फैक्टर है. बिल्कुल ऐसे ही. और एआई से लॉजिक पे शायद कुछ हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जो है ना ये इमोशंस वाला तो पार्ट, यानी लाइव कोचेस की तो भरमार है. अगर तो आप सही तरीके पे है ना, तो आपका काम चलेगा. लोग आपको ढूंढेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप ओवर ऑक्यूपाइड होंगे अगर आप लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, सही बात. और अगर आप वही चीज़ कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. देखें, फेक चीज़ चलती नहीं है बहुत दिन, ऐसे ही है ना. ये जो जितनी हमें बाहर की गिमिक सिखाई जाती है ना, बाहर मतलब हम पाकिस्तानी भी यूज़ करते हैं ना, कि भाई सामने तो ज़बरदस्त होंगे, और जैसी जो है ना वो जाएंगे तो फिर हम उसके बारे में कोई बुरी बात कह देंगे, कोई ऐसी चीज़ें. तो भाई जो है ना वो उसका सबकॉन्शियस नोट कर रहा है. इंसान का सबकॉन्शियस बहुत शार्प होता है. बिल्कुल. वो नज़रों, यानी जो मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है ना, ब्लिंक ऑफ एन आई में वो जज कर लेगा कि जो है ना कि यार ये बंदा मुझसे मुखलिस है या नहीं है. तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लेना. बल्कि मैं आपको एक सिविल सर्वेंट की केस स्टडी सुनाता हूँ. यानी एक पॉडकास्ट है, TCM करके आता है, तो उस पर एक सिविल सर्वेंट था. उसने कहा जब मेरा कस्टम्स में हुआ अपॉइंटमेंट, तो ना हम जा रहे थे हाईवे पे, तो मेरे ड्राइवर बराबर से एक ट्रक गुजरा, और मेरे ड्राइवर ने कहा कि साहब मुझे इस ट्रक पे शक है, स्कॉट करवाएं. कह रहा हमने पुलिस बुलवाई. जब देखा तो वो जो डबल शटरिंग होती है ना, वो नीचे से निकला माल, जो है ना वो ड्रग्स, और कहीं अच्छी खासी हैवी ड्रग्स थी. तो कह रहे, मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसे पता चला, ये तो खाली ट्रक जा रहा था. उसने कहा साहब जब खाली ट्रक जाता है तो वाइब्रेशन कुछ और होती है, और लोडेड ट्रक जाता है तो भाई दैट्स अ ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ अ ड्राइवर मैन. और आप समझ रहे हैं आप चूना लगाएंगे किसी को, और जो है ना आप गिमिक्स करेंगे और 4 ट्रिक्स सीखेंगे और आपका काम हो जाएगा. नहीं होगा. आपको बोलना भी नहीं आता होगा, इखलास होगा ना, कम्युनिकेट हो जाएगा. कितनी सेल्स हमने देखी, हम बोलते हैं यार ये बंदा तो यार कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन खड़ा होता है, काम कर जाता है. और यार इसकी तो यानी सारे फीचर्स पूरे हैं, क्या बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन यार कहीं ना कहीं क्लाइंट बोलते हैं यार दिल में नहीं आ रहा. वो दिल में क्यों नहीं आ रहा होता है? बिकॉज
उसका इखलास उसके चेहरे से कम्युनिकेट हो रहा था ना, माइक्रो क्या नाम है, माइक्रो सेकेंड्स में वो पकड़ रहे होते हैं आपके मिरर न्यूरॉन्स. सो द थिंग इज कि जब आप इखलास के साथ जाते हैं तो वो काम डिफरेंट होता है, और ये इखलास एआई नहीं ला सकती. सही बात है. अच्छा मुझे बताएं कि फैमिली ओरिएंटेशन में आपकी लर्निंग्स ने कितना हेल्प किया है, क्योंकि जैसे आपके बेटे से बैक स्टेज मुलाकात हुई, माशाल्लाह ही हैज़ बिन हेल्पिंग यू, और 8 साल की उम्र में वो सेल्स भी कर रहा है और काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो नॉर्मली पेरेंट्स हमारे यहाँ डिस्करेज कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ तो ये है कि स्कूल जाओ और पढ़ो और अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं भी, पहले ये काम करो. तो आपने एज अ जो टीम मैनेजमेंट, टीम स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, नेगोशिएशन स्किल्स हो गई, ये अपनी फैमिली में किस तरह आपने डेवलप की हैं और फैमिली का टीम वर्क कैसे लेके चलें. तो मैंने कुछ दिन पहले ऐसी एक पोस्ट लगाई थी कि यार टीम वर्क बहुत करते हो वर्क प्लेस में, कभी अपने घर में भी टीम वर्क कर लिया करो. तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे कि यार ये क्या बात कर दी, फैमिली कैसे टीम वर्क हो सकता है. ये कॉन्सेप्ट भी नहीं लोगों को, उनको लगा कि शायद मैं कोई फेमिनिस्ट वाली बात कर दी है मैंने कोई. मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि भाई बीइंग अ लीडर मेक अ टीम आउट ऑफ योर होम. तो ये कितना ज़रूरी है समझना, और आपकी लर्निंग्स किस तरह हेल्प करती हैं, या आप फैमिली वाला जो आपने पोर्शन कहा ना कि मैंने फैमिलीज़ को भी ट्रेन किया, तो वो किस तरह करते हैं आप. देखिए इसमें सबसे पहले तो ना हमें डीबग करना होगा हमारी सोसाइटी की के नॉर्म्स को, जिनको हम ज़बरदस्ती इस्लामिक नॉर्म्स कहते हैं. सही ना, ये हमारी गलती है. ट्रेडिशनल और कल्चरल नॉर्म्स हैं. बेगम की जिम्मेदारी जो है ना सिर्फ बच्चे की तरबियत है और घर की हिफाजत है. सही ना, बस इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, वरना तो मर्दों को मसला हो जाएगा. ऐसे ही है. बट द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी बेचारियों की जिम्मेदारियाँ लगी हुई होती हैं. हाँ. तो पहले तो आप इसको डीबग करें कि यार आप एक बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके ज़िम्मे वो वाकई में है भी या नहीं अल्लाह की तरफ से. नंबर 1, पहले तो इसको सॉर्ट कर लिया आपने, सॉर्टिंग हो गई. अब आता है कि देखें हम जो है ना वो कहते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग होती है. हम इंस्ट्रक्शन दे के नहीं समझा सकते. सही ना, हम उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग से लेकर चल सकते हैं. और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सबसे आसान तरीका ये है कि आप आर्टिफिशियली कितनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्रिएट करेंगे मुश्किल है. आप उन्हें डायरेक्टली एक्सपोज करें. सही ना, फॉर एग्जांपल हमारे बेटे 2 महीने का था ये जब हमने फर्स्ट ट्रैवल किया था. फिर ये शायद 6-8 महीने का था. इसकी वालदा ने मेरे पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया था, मैं नहीं जा सका. एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ इसके इतने सफ़र हो चुके हैं, और वो सारे मतलब फुल हर किस्म के ना, ट्रेन का, बस का, ये वो सारे. अच्छा जब वो कंडीशन होती है तो यू हैव टू मैनेज. मैं क्या करूँ, मैं भी आपके साथ, मैं भी एक्सपोज हूँ उससे, आप भी एक्सपोज हैं. यू हैव टू मैनेज. अब क्या होगा कि वो मैं आर्टिफिशियली घर पे ये सब क्रिएट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है. इसी तरीके से जैसे अभी ये लाइव एक्सपीरियंस हो रहा है और वो बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, मैं ये एक्सपीरियंस आर्टिफिशियली क्रिएट ही नहीं कर सकता. सही बात है. सो पहली चीज़ तो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंटीग्रेट कर लें. इससे क्या होगा कि आप बुरे नहीं बनेंगे कि आप डंडा लेकर डिसिप्लिन कर रहे हैं. आप डंडा लेकर डिसिप्लिन थोड़ी कर रहे हैं. आप तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले गए जो इन्वायरमेंट पुश कर रहा है. ऑटो पे हो रहा है. ऑटो पे हो रहा है. भाई आप एहतिकाफ करें किसी ऐसी मस्जिद में जहाँ इज्तिमाई तरतीब चल रही होती है, तो वो तो उठा देंगे आपको तहज्जुद में. अब आप सब दुनिया उठी हुई है, आप उठ के आप सो के दिखाएं, नहीं सो सकते ना यार. आपको सिस्टम मस्जिद तकवा जानते हैं, वाटर पंप पे मस्जिद तकवा. जी. मैंने 2 दफ़ा उनके साथ किया है. तो वहाँ यही था, कोई पर्दा नहीं लगा हुआ होता, तो मुझे याद आ गया वो. है ना. तो मैंने एक किया था एक KPK में एक जगह ना, वहाँ तो दिन में हम 4 घंटे सोते थे, 3:30 बजे उठा दिया. अच्छा अब हर चीज़ इज्तिमाई हो रही. अब आप कुछ कर नहीं सकते ना. एनवायरनमेंट बना या तो भागें, तो हम सीखते हैं इन्वायरमेंट से. सही ना, ट्रिगर्स होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट की चीज़ें ट्रिगर कर रही होती हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमें कॉर्पोरेट वाली या यूनिवर्सिटी वाली मेथडोलॉजी से अगर हम घर में करना चाहेंगे तो फिर तो मुश्किल है कि हम बैठाएंगे, आओ भाई बैठे, आज वर्कशॉप होगी, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको जज करेंगे. तो अच्छा हमें पढ़ा रहे हैं खुद, तो ये मसले हैं. तो बेटर इज़ कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाएं, वो जो हैरी विंडो में वो कहता है ना कि जो आपका वो वाला एरिया जो लोगों को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, वो एक्सप्लोर ही उस वक्त होगा जब आप किसी नई चीज़ से खुद को एक्सपोज करेंगे. तो जब आप नई जगह पे एक्सपोज होते हैं ना तो पता चलता है. जैसे जब हम 2 महीने का ये था और जब हम गए फर्स्ट ट्रैवल पे बेगम में, तो मेरी बेगम ने आगे कहा मुझे आज एक बात समझ आ गई. मैंने कहा क्या? आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे. क्यों? आप बहुत जिम्मेदार हैं. क्यों? कह रही हमें हम से सो जाती थी लेकिन आप इसको गोद में लेके जागे रहते थे एंड यू टुक फुल केयर ऑफ अस. तो अच्छा मेरी पर्सनैलिटी का वो एस्पेक्ट मुझे भी नहीं पता.
तो उस दिन से मुझे अंदाज़ा हुआ कि द मोर आई गो इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस विद फैमिली, द मोर वी विल लर्न। ऐसे है ना? तो अगर आपने ये हैबिट समझ ली तो काम आसान हो जाएगा, है ना? तो आप चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग्स हो, चाहे वो ट्रैवल हो, ठीक है ना, या आपने कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अटेंड की, आप देखें वहाँ पे ले जाने की अपॉर्चुनिटी, आप वहाँ ले जाएं, कुछ भी, तो आप ये सब चीज़ें करके और फिर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप इम्पोज ना करें, इम्पोज करेंगे तो बर्न आउट हो जाएगा। सही बात है। वो दानिश भाई के साथ मैंने किया था कार्पे डीएम, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर में इंतज़ार नहीं हो रहा होता कि हफ्ते को अब आएंगे, और खाने पे भी कोई इंतज़ार नहीं करता किसी का, क्योंकि मेरे घर वाले भी काम कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब इट्स अ फैमिली बिजनेस। मेरी वाइफ भी कोई ना कोई रोल निभा रही है, बच्चे भी रोल निभा रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते एक दूसरे से, तो हम जो बिज़नेस में, और देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज़ वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एज अ लाइफ गोज बाय। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा, और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मुझे अब समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हो कि यार हर चीज़ को इतना सहल कर दो, इतना इंटीग्रेट कर दो लाइफ में कि आपको लगे ना कंपार्टमेंटलाइज है कि यार ये अलग है, ये अलग है, ऐसे करना है। बैलेंस का ख्याल जब ही आएगा ना। और वो कहते हैं ना कि दुनिया में जब भी कोई काम आपको एक्सट्रीम करना होता है या सही फोकस से करना है तो बैलेंस तो आउट होगा ही होगा, बैलेंस तो फिर होता ही नहीं कुछ। देखें, इम्बैलेंस तो यानी काउंटर बैलेंस होता है ना, वही तो वन थिंग में वो कहता है ना कि भाई आप यानी दोनों साइड से बैलेंस करके चलेंगे तो फिर तो आप एक मीडियोकर जिंदगी मीडियोकर, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपको स्ट्रेच तो करना होगा। अच्छा, अब स्ट्रेच करने का आसान तरीक़ेकार क्या है कि मेक देम योर पार्टनर। सही ना? आप उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो फिर रिटेलिएशन आएगी ना, बोलेंगे यार आप तो खुद नहीं है। भाई आप उनको बोले मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। मुझसे भी गलती होगी यार, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, सही ना? तो जब आप इस तरीके से चलेंगे और आप इम्पोज किए बगैर लेकर चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ ना हमें मैथ्स की तरह रिजल्ट चाहिए होते हैं। 2 + 2 = 4। भाई कहीं तो यानी कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट है। भाई अगर लेट्स से वही होम स्कूल्ड है बच्चा, तो हो सकता है उसके हर सब्जेक्ट्स में वो स्कूल गोइंग बच्चे के बराबर ना हो, लेकिन जो उसने ले लिया वो तो एक डिफरेंट चीज़ है ना। तो आप यानी आपको सुपरमैन का, उमर जाली वाला कहता था ना कि आपको सुपरमैन का बच्चा चाहिए, जो हाफिज भी हो, जो स्कूल में भी टॉप करे और जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। तो यार आप भी तो इंसान बने ना, आप ऐसे थे। ऐसे ही। सो जितने ये कॉर्पोरेट वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे ख्याल में उनको लाने का तरीका जो बेस्ट है ना, वो ये है कि आप उनको हमनवा बना लें और आप उनको ग्रेजुअली अपने साथ डिफरेंट चीज़ों में इंगेज करते जाएं, तो लोगों को ना इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, उनको भी नज़र आएगा और एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमने डिस्कस किया था ना, ख़ास तौर पे मनी मेकिंग, सेल्स, बिजनेस ओरिएंटेशन, वेल्थ क्रिएशन, सब कुछ। एक चीज़ काफ़ी अरसे से मैंने देखनी शुरू की है और आई एम लिटरली सोल्ड फॉर इट, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बरकत। मसला सारा ये है, हमें एक्चुअली चाहिए बरकत, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें ये चाहिए। हमें चाहिए बहुत सारा पैसा, हमें चाहिए बहुत सारी वेल्थ, और बरकत एक्चुअली वेल्थ में नहीं चाहिए, बरकत हमें टाइम में चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया है। तो आप ये जो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट, डेफिनेटली आपका भी ताल्लुक़ एक स्पिरिचुअल घराने से है और आप पर्सनालिटी भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इस कॉन्सेप्ट को किस तरह देखते हैं कि भाई वेल्थ क्रिएशन, सेल्स वगैरह को बरकत के एंगल से देखा जाए तो कैसी चीज़ें बेहतर होती हैं, और इसकी बेसिस पे कौन से ऐसे कंटेंट हैं, कौन से ऐसी बुक्स हैं जो हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ना ये समझना होगा कि ये फ्रेगमेंटेड नहीं है, ये इंटीग्रेशन। जो एक बहुत बड़ा मुसलमानों के साथ मसला हुआ है वो हुआ है फ्रेगमेंटेशन। वो मुल्ला और मिस्टर वाली फ्रेगमेंटेशन हुई। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मौलवी इन अ कॉर्पोरेट एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कॉर्पोरेट पर्सन बीइंग अ मौलवी। तो एक तो वो मसला है, वो तो एक लंबी डिबेट है। दूसरा क्या हुआ कि हमने इंडिविजुअली भी हमने इन दो चीज़ों को एक अलग डिपार्टमेंट समझ लिया। हमने कहा कि भाई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो इबादत है, लेकिन फैमिली, बिजनेस, सेल्स, वेल्थ क्रिएशन ये इबादत नहीं है। जबकि टेक्निकली कुरान में जो आयत है वो है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, विच इज़ स्लेवरी। सही ना? और दिल से इंसान अल्लाह की स्लेवरी करता है, और उसके दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और नवाफिल जो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इबादत में तमाम मामला आ गए, तो ये एक ही है। अच्छा, अब इस पर एक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ कुछ अरसे में, जो हमने कुछ उलमा इकराम से वेट भी करवाया।
नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर पर्पस, जिस पे हमारी काफ़ी बात भी हो गई कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको बिल्कुल पता हो कि यार ये काम मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, फिर ही जान लगेगी। सही है ना? सही है। नंबर 1। नंबर 2 स्पिरिचुअल एलिमेंट, ये स्पिरिचुअल मीन्स, असबाब कुछ होंगे जो बातें नहीं होंगे। सही ना? मैं रूहानी का लफ्ज़ इसलिए नहीं कह रहा, लोग उस तरफ ना ले जाएं कि मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। बातनी से मीन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तहज्जुद। सही ना? एक ये पार्ट। और फिर एक क्या है, मटेरियल मीन्स में भी बेस्ट। इस वक्त अगर आप इन तीनों चीज़ों का मजमुआ लेकर चलेंगे ना, तो वही बात है कि चाय के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं और चाय सही रेसिपी से बन रही है, तो क्यों नहीं बनेगी? सही है। अब मसला क्या है, जब हम डीप डाउन झांकेंगे ना, कहीं मिसिंग होगा कोई एलिमेंट, या तो पर्पस ही वीक होगा। आप एक गलत पर्पस के लिए कुछ कर रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या मिल रहे हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है। मसला पर्पस का आ गया। सही। तो आपको पर्पस को अलाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2 आ गया, आप स्पिरिचुअल मीन्स को ही नहीं ले रहे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। यानी देयर इज़ अ डिफरेंस वे फॉर यू एंड विच इज़ अल्लाह से मांगना। भाई अगर आप जंग बदर देखें तो आप हैं 313, सामने से आ रहे हैं 1000, वो असलहे से लैस हैं और आपके पास असलहा भी कम है। अकल क्या कहती है, रात को आराम कर लें भाई, सुबह लंबी हुआ। आप वसल्लम पूरी रात दुआएं मांगना। तो स्पिरिचुअल एलिमेंट की ये अहमियत है। आप दुआ ही नहीं मांग रहे यार। लोगों से पूछें यार आपने कभी अपने, मैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग करवाता हूँ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पूछता हूँ आप अपने काम के लिए कभी आपने नफिल पढ़े? 2-3 ही हाथ खड़े होते हैं। क्यों नहीं पढ़े यार, वो भी तो काम था ना। अच्छा तुम उसको काम ही नहीं समझ रहे। तुम बोल रहे वो तो गलत ही काम है, तो मैं काम ही, बिजनेस तो ऐसे होता है, बिजनेस में तो मैं चैंपियन हूँ। हाँ, गुनाह माफ़ करवाने के लिए नमाज़ पढ़ूंगा, भाई बिजनेस के लिए भी पढ़नी। तो एक दफ़ा सुलेमान भाई से, जो हमारे मेंटोर है, मैंने कोई प्रोजेक्ट डिस्कस किया, तो कह रहे तुम इसके लिए तहज्जुद पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे तुम अभी सीरियस नहीं हो। ओके, इफ़ यू आर सीरियस तुम तहज्जुद पढ़ रहे होते। और मैंने उनको कंसल्टिंग में रोज़े रखते हुए देखे। ये 1-2 दिन की कंसल्टिंग है, पहले दिन कंसल्टिंग में कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ लोगों का, अगले दिन रोज़ा रख कर आ गए। रोज़ा रखा हुआ नफली के अल्लाह ताला ही मसला मेरा हल कर दे। दैट्स हाउ यू आर कनेक्टेड टू दैट एलिमेंट। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने को मिलता है, मुसलमानों ने ये किया। सही बात है। तो हम इसको नहीं छोड़ें और हम इसको इंटीग्रेट रखें कि यार हमारी हर चीज़ में इसकी ज़रूरत है। अल्लाह को बचा हुआ माल नहीं देना। ये जो आजकल एक चल रहा है ना कि यार बचा हुआ दे दिया अल्लाह को और बाकी काम जैसे भी करना है करो, भाई काम भी वैसे ही करना है जैसा अल्लाह ने बोला, ये असल है। फिर आते कुछ लोग जब ये वाली बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं चलो इसका मतलब है तस्बीह पढ़नी है, सूरह यासीन पढ़नी है, नफिल पढ़ने हैं, और फिर दुनिया का काम तो ढीले तरीके से करेंगे और काम हो जाएगा। नहीं होगा। उधर भी पूरी जान मारनी है। बदर में सिर्फ नफिल, रात को दुआएं नहीं मांगी थी, सारा सब जितने थे सब आ गए थे और जो था सब ले आए थे। तो यार आप पूरी जान लगा दें, आप नहीं लगा रहे ना। हम में से कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो जो जिस भी प्रोफेशन में है वो उसमें अपनी पूरी जान लगा रहे। नहीं लगा रहे हम यार। हम इलॉन मस्क जितनी जान नहीं लगा रहे, छोड़ दें, उससे ऊपर भी लगाई जा सकती है, हम नहीं लगा रहे। ठीक ना? हम हमसे गोरा इस मामले में अच्छा है। हम नहीं लगा रहे जान। जब हम जान नहीं लगा रहे तो फिर हम क्यों शिकवा कर रहे हैं? तो अगर आप ये 3 चीज़ों का एलिमेंट साथ रखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि यार वो वाह। अब आप चाहे सेल्स कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, सही ना? तो बाज़ लोग क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से लेते हैं कि दुआएं तो मांग ली लेकिन प्रैक्टिस वही करेंगे गलत। भाई प्रैक्टिस भी सही करनी है लेकिन जान पूरी मारनी। क्या होगा सही प्रैक्टिस करने के लिए? क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, लेकिन आपकी यूएसपी वही बन जाएगी। सही। और इसमें आपकी जो बुक्स वगैरह हैं कुछ, मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो बुक है ना वो तो है सीरा। सही, बिल्कुल सही ना? और कुरान। और इस एस्पेक्ट से खुद यानी देखें, मसाइल नहीं निकालें, बेशक वो उलमा से जाके पूछें, लेकिन आप उसमें से जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, जो इंस्पिरेशन वाला पार्ट है, वो तो लेना। तो आप जब सीरा को इस एस्पेक्ट से देखेंगे, जो खास तौर पे इनडायरेक्ट इबादत वाली बात की आपने, इनडायरेक्ट इबादत, तो आपको नज़र आएगा। मुझे तो विजन सीरा से समझाया है। शुजाउद्दीन शेख साहब एक मशहूर स्कॉलर हैं, उन्होंने, उनका पिछले साल एक लेक्चर मैंने लाइव अटेंड किया था। तो उनसे किसी ने पूछा यार आप लोगों का 5 ईयर्स विजन क्या है? तो उन्होंने कहा यार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ताइफ सोचा था ना, लेकिन अल्लाह ने ताइफ नहीं रखा था। आज ने ताइफ का टारगेट किया, फुल जान लगा दी ताइफ की तरफ, लेकिन अल्लाह ने तो मदीना रखा था। और मदीना कैसे मिला कि वो मीना में गए, चंद लोग आए हुए थे, उनको दावत दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और अल्लाह ने मदीना को इतना बड़ा। तो जब आप एक्शन लेंगे ना, यू डोंट नो कि क्या चीज़ आपके बस में सिर्फ एक्शन है, आपके बस में एक्शन है, और अल्लाह क्या अनफोल्ड करेंगे वो आपको नहीं पता। सही ना?
तो आप अल्लाह को भी तो इक्वेशन में रखें ना, हम अल्लाह को निकाल देते हैं इक्वेशन। सही बात है। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है, सीरा को इस एस्पेक्ट से पढ़ें, नफिल के एस्पेक्ट से नहीं पढ़े। मुझे मदीना में एक बुक मिली मस्जिद नबवी में, वो थी स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड व्हाट वर द स्ट्रेटजीज मैन। अच्छा मैं सोच रहा हूँ यार ये तो IBA में पढ़ाने वाली किताब है यार। अच्छा वो तो लोगों को लाइब्रेरी से नहीं पता होती, हमें भी नहीं पता था, हम करते करते पहुंचे, अरबी समझ नहीं आती थी तो इंग्लिश की उठा ली हमने 2-4। अच्छा वो ऐसी यानी और लिटरली उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था कि दैट टाइम ही यूज दैट स्ट्रेटजी। मैंने एक टीचिंग का एक कोर्स किया था, उन्होंने क्या किया, पहले 15-20 टीचिंग स्ट्रेटजीज बताई जो बिल्कुल मॉडर्न लग रही थी, और एंड में उन्होंने हर एक के रेफरेंस में एक हदीस दे दी। उन्होंने बोला ये, और फिर उन्होंने ला के क्लोज किया कि जो मैंने आपको पढ़ाया थी ज़्यादा टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉफिट पीस भी। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि कोई भी बुक ले लें जो आपको अच्छी लगे, तो है ना, उसको पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद आप ये देखें कि आपका जो भी एरिया है उस एरिया में बेंचमार्क क्या है। फॉर एग्जांपल हम कंसल्टिंग में तो मैकेंजी बेंचमार्क है, वर्ल्डली बेंचमार्क जो है, तो आपका जो भी बेंचमार्क है आप उस बेंचमार्क को उठाएं और उस बेंचमार्क को आप जो है ना वो फॉलो करना शुरू करें। दो तरीके से बेंचमार्क उठाएं, एक तो वर्ल्ड बेंचमार्क, चाहे वो कोई बॉडी है या कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई बंदा है, जैसे हमने एलेक्स होर्मुज़ी का नाम लिया है और लोग हैं। फिर अपने मुल्क में ढूंढें कि आपकी किससे अलाइनमेंट है, कौन बंदा है, और बस उसके पीछे चिमट जाए। क्योंकि अब मैं 1 किताब 2 किताब बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक बंदे को जो आपकी फील्ड का है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द कंटेंट। और जैसे आपको फिटनेस में फॉलो कर रहा है तो आप कोई किताब शेयर करेंगे उस तक पहुँच जाएगी, आप कुछ भी शेयर करेंगे उसको पता चल जाएगा। तो वो ज़्यादा आसान तरीका है कि आपके पास एक फ्रेमवर्क आ गया, अब आप उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते जाएंगे। सही ना, वरना तो यानी जेनेरिकली अगर मैं किताबें बताऊँ तो बहुत सारी हो जाएंगी ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सीरत को सामने रखें ताकि आपको और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें। सही ना, वो एक शेर है, मैं तेरे मज़ार की जालियों की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में ख़िज़ा का जाल बिछा दी। तो मैं सीरत से मुराद ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ आप वसल्लम की मोहब्बत में अशार पढ़ते रहें, आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उठाएं और उनको ला के रियल लाइफ में इंटीग्रेट करें। ना मिले सक्सेस फिर बताएं। हम नहीं करते ना, हम वी जस्ट मिस्ड आउट। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो हमारा, देखिए परफॉर्मेंस एक्सीलेंस पे इकबाल का एक शेर है, वो है, आलम में फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं। बहुत मुश्किल शेर लगता है नहीं। आलम दुनिया है, फ़कत ओनली मोमिन जाबाज, मोमिन की मीरास नहीं है, किसकी है, मोमिन जाबाज की, जो जान दे सकते, जो जान लगा सकते, जो पूरी जान लगा के काम करते। और मोमिन कौन है, जो साहिब लौलाक आप वसल्लम का लक़ब है, जो आप वसल्लम को फॉलो करता है वो। सो यानी इस एक शेर में यू हैव द सॉल्यूशन। अब वर्ल्डली एफर्ट आप पूरी लगा दें भाई, सही ना, आप ये ना सोचें कि यार, असल में मसला ये कि किताब पढ़ के भी आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मसला है ना, डोपामीन होगा ना, सिर्फ डोपामीन हो गया। आपने पर्सनल MBA पढ़ी, आपने बोला वाओ मैन, जोश कॉफमैन ने क्या काम किया। अच्छा अब कौन सी पढ़ूँ? अब कौन सी पढ़ूँ, ये होता है। तो अब कुछ दूसरी पढ़ता हूँ, विजुअल MBA पढ़ता हूँ, फिर तो वो तो फिर एक लिस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक पढ़ लें, लेकिन आप उसको अप्लाई कर दें। चलो मेहर भाई, थैंक यू सो मच यार, इट वाज वन ऑफ अ काइंड सेशन। मैंने काफ़ी ट्रेनर्स, काफ़ी कोचेस के साथ किया है, बट दिस वाज डिफरेंट। और हमने काफ़ी ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिटी के मामले में हमने बड़ा डिग डीप किया है। और मुझे पता है हमने अभी स्क्रैच करना शुरू किया था, अगर हमारे 2 घंटे और होते तो लंबा चलता ही है। और कुछ कोर्सेज हैं तो पूरे कोर्सेज हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे और एक और सेशन लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा और डिग डीप करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा साइलोज में बना लें कुछ सब्जेक्ट्स को और फिर उनको एक एक लेके चले, तो बिल्कुल पूरा एक पॉडकास्ट निकल सकता है। इंशाल्लाह चलें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर कभी किसी एपिसोड में, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। और अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। ख़ास तौर पे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कौन से क्वेश्चंस थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम एड्रेस नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह जब हम कभी नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो वील ट्राई टू एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच। मुझे और मेहर भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।